बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं फरा और मैं हमजा। खुशामदीद आप सबको सुबह सवेरे पाकिस्तान में। और मैं अभी हमजा को एक बात बता रही थी और हमजा ने हंसना शुरू कर दिया। मजाक कर रही हैं ये लोग ना हंसे तो आप बात करें। अच्छा ये एक स्टडी ऑब्जर्वेशन है जो कि चाइना में सामने आई है और उन्होंने कहा कि चूंकि वहाँ पे ज़्यादातर लोग जो है ना हमजा उनको नज़र कमज़ोर होती है और वो नियर साइटेड नज़दीक की नज़र का चश्मा पहनते हैं। तो जो पेशेंट्स रिपोर्ट हुए उन्होंने देखा कि जिन लोगों ने चश्मे पहने में थे वो कम रिपोर्ट हुए हुबाई में और जिन्होंने नहीं चश्मे पहने में तो ज्यादा कोविड से इन्फेक्ट हुए। अच्छा अब आप लोग खुद बताएं कि ये कैसे हो सकता है। वैसे तो ये छोटे पैमाने पर की गई एक ऑब्जर्वेशन है और ये भी कहा जा रहा है कि इसको बड़े पैमाने पर भी किया जाएगा, लेकिन फर्क कैसे पॉसिबल है, आंख से कैसे? अच्छा ये मैं समझाती हूँ। मैं हमजा को कह रही थी कितनी दफा आंखें मलते हैं आप? शायद एक दफा भी नहीं, सिर्फ जागते हुए और अगर आप ऐनक उतारे तो तब। और मैं 1 घंटे में कुछ 10 दफा, थोड़ी देर बाद ऐसे लगता है आंखों में कुछ है, फिर इधर से आए फिर आंखों को ऐसे कर लिया। वैसे भी हाँ जिन लोगों ने ग्लासेस नहीं लगाए होते वो भी शायद एग्री करें, आंखें बहुत ज्यादा मलते हैं हम और हमें नहीं मालूम होता कि हमारे हाथ साफ है या नहीं है। हमने किसी हैंडल को हाथ लगाया, दरवाजा खोला है, जितना मर्जी आप सैनिटाइज कर लें। इतना क्यों आप आंखों पे हाथ लगाते हैं? वैसे मेरे लिए वैसे हैरत की बात है, जो लोग ग्लासेस लगाते हैं उनके लिए ये बात हैरत की होगी क्योंकि हमें तो शायद आदत ही नहीं रही है करने की। और जब हम बाइक पे भी बैठते थे ना, चश्मा साफ करते हैं ना वैसे हम आंखें साफ करते हैं। शायद ये ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा हम बाइक में बैठते थे ना फरा, तो मैं ये फील करता हूँ कि आपने अगर ग्लासेस लगाए हो ना तो आपको हवा नहीं पड़ती और आप खासे कंफर्टेबल होते हैं। एग्जैक्टली। तो इसी तरह से मतलब जो कुछ भी है वैसे तो अमेरिकन जो ऑप्थेमोलॉजी की फैकल्टी है मेन जो उनकी बॉडी है उसने कहा है कि अभी बहुत स्मॉल लेवल ऑब्जर्वेशन है, अभी हमें इस पर बड़ा लार्ज स्केल इस पर रिसर्च करनी पड़ेगी ताकि हम जान सकें कि वाकई कोई कोरिलेशन है दोनों का। लेकिन इतना भी काफ़ी है कि चाइना ने इस चीज़ को रिपोर्ट किया है कि उनके एक सूबे में ये इस तरह से ऑब्जर्वेशन उनके सामने 30% लोग जो हैं वो ग्लासेस लगाते हैं। लेकिन इसमें एक सीखने की बात भी है, वो ये है कि आंखों को रब करना कुछ कम कर दीजिए। कोरोना के अंदर कोरोना आंखों से फैलता है, यानी कि ये बात तो कंफर्म है। बिल्कुल से आंखों से वैसे बड़ा कुछ फैलता है। चलें ठीक है, आंखों में अब हम टॉप स्टोरीज पर नजर डालते हैं। बिल्कुल सही। चेयरमैन सेनेट का मार्का जीतने के लिए सियासी दावपेच का खेल जारी, राब्ते, जोड़ तोड़, वादे और नवाजिशात का खेल अरूज पर जा पहुंचा। पीडीएम ने यूसुफ रजा को चेयरमैन सेनेट का मुश्तरका उम्मीदवार नामजद कर दिया। हुकूमत का सादिक सिंदरानी पर एतमाद बरकरार। वज़ीर आज़म कहते हैं चेयरमैन सेनेट के लिए हमारे सेनेटर्स को ऑफर्स आना शुरू हो गई। अवाम की लापरवाही बड़े नुकसान का पेश खैमा बनने लगी। कोरोना वायरस मुतहर्रिक होने से केसेस अंधाधुंध बढ़ने लगे। एनसीओसी दोबारा स्कूल खोलने के फैसले पर आज नजरसानी करेगा। सिनेमा, शादी हॉल्स, रेस्टोरेंट्स दोबारा खोलने का फैसला वापस लेने पर गौर होगा। 60 साल और उससे ज़ायद उम्र के अफराद की वैक्सीनेशन कल से शुरू हो जाएगी। लाहौर में कचरे के ढेर से परेशान शहरियों की सुनी गई। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ने मिशन क्लीन लाहौर का बाकायदा आगाज कर दिया। रवां हफ्ते के इख्तिताम तक तमाम बैकलॉग को भी क्लियर कर देने का दावा कर दिया। क्या इस बार इदारा अपने वादे पूरे करेगा? शहरी सोच में पड़ गए। इल्म की तख्लीक का सबसे बड़ा जरिया तहकीक है। यूनिवर्सिटीज़ में तहकीक के कल्चर का फ़रोग़ वक्त की अहम ज़रूरत है। जुड़वा शहरों की 11 यूनिवर्सिटीज़ ने मिलकर रिसर्च, इनोवेशन एंड कमर्शलाइजेशन के फ़ोरम की बुनियाद रख दी। सनत तिजारती ज़रूरियात के मुताबिक जदीद तहकीक का कल्चर पैदा होगा। जी तो टॉप स्टोरीज आपने जानी हैं और अभी तक जो सेनेट के मामलात हैं वो सेटल नहीं हुए क्योंकि जब तक चेयरमैन सेनेट नहीं बन जाएगा तब तक कुछ क्लियर नहीं होगा। चेयरमैन सेनेट का मार्का जीतने के लिए इस वक्त सियासी दावपेच का खेल जारी है। राबते हो रहे हैं, जोड़ तोड़, वादे और नवाजिशात का खेल भी अपने उरूज पर पहुंचा हुआ है और वज़ीर आज़म को वही खदशा है कि हमारे लोगों से फिर राब्ते हो रहे हैं, फिर से ऑफर्स आ रही हैं। बिल्कुल। नवाज शरीफ ने भी वैसे कल एतराफ़ किया है ना कि ये बड़ी अच्छी मूव थी कि कहा गया कि तहरीक अदम एतमाद और फिर यूसुफ रजा गिलानी का जो इंतखाब है ये एक टिपिंग पॉइंट जो साबित होगा। हाँ तो ये बड़ा एक अहम फैसला था और वाकई उस फैसले के जो असरात और समरात हैं
वो इस वक्त दोनों तरफ फील की जा रही है, हीट दोनों तरफ जो है वो फील की जा रही है, पीडीएम की तरफ भी और हुकूमत की तरफ भी। अहम नशिस्त थी है जिसमें हुकूमत को मात देने के लिए अपोजिशन इत्तेहाद में मात देने के बाद अपोजिशन इत्तेहाद में नई जान पड़ गई है। कल पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की बड़ी बैठक हुई जिसमें यूसुफ रजा गिलानी को चेयरमैन सेनेट के लिए और अपोजिशन का मुश्तरका उम्मीदवार नामजद कर दिया गया है और इजलास में डिप्टी चेयरमैन सेनेट के हवाले से कोई नाम सामने नहीं है। शायद उसकी वजह यह है कि भी हुकूमत की जानिब से डिप्टी चेयरमैन सेनेट का कोई उम्मीदवार सामने नहीं आया और उधर हुकूमत के उम्मीदवार सादिक संजरानी हैं जिन्हें वज़ीर आज़म की मुकम्मल हिमायत हासिल है। पिछली बार हमने देखा था जब तहरीक अदम एतमाद आई थी तो कितने वोट ले गए थे। फिर बलूचिस्तान फैक्टर बहुत ज़्यादा अहम है, वहाँ के जो सेनेटर्स हैं वो खा किसी भी पार्टी में हो सादिक संजरानी साहब की तरफ हासिल थी ना, तभी तो ये ले गए थे। उस वक्त तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की भी बड़ी हिमायत जो है वो हासिल थी। तो इस दफ़ा तो पीपल्स पार्टी का अपना उम्मीदवार, हाँ इस दफ़ा देखेंगे कि ये हिमायत जो है वो किस नहीं यू कैन हमारी सियासत ने ये साबित किया है हमजा कि अपेरेंट जो सामने दिखाई दे रहा होता है वो कुछ और होता है। मेरे लिए अभी यूसुफ रजा गिलानी साहब पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं, 12 तारीख तक उम्मीदवार हैं, फिर हम देखेंगे कि क्या फैसला आता है, कौन किसको सिलेक्ट करता है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक बार फिर इस अज़्म का इजहार किया है कि वो इंतखाबी इस्लाहात लाकर करप्शन के दरवाजे हमेशा के लिए बंद करते हैं। उनका कहना है और कोशिश है कि आइंदा सेनेट इलेक्शन ओपन वोटिंग के जरिए हो। इमरान खान ने कहा कि चेयरमैन सेनेट के इंतखाबात के लिए अभी से हमारे सेनेटर्स को ऑफर्स आना शुरू हो गई हैं। पार्टी तर्जुमानों के इजलास में खिताब करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा उन्हें पता है कि किस सेनेटर को क्या ऑफर आई। चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट का इंतखाब 12 मार्च को होगा। ये अब उम्मीद करते हैं कि जब इल्म है तो पहले से रोक लिया जाए इस मामले को कि जिन सेनेटर्स को आ रही है उनको समझा लिया जाने वाले कहाँ रुकते हैं, हाँ, जाने वालों की खूबसूरती यही होती है कि जाने वालों को कौन रोक सका है आज तक। तो इस हवाले से बातचीत करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हबीब से। अस्सलाम वालेकुम फ़ारूक हबीब साहब, गुड मॉर्निंग। वक्त दिया आपने उसके लिए शुक्रिया। क्या हुकूमत को 12 मार्च को एक और झटका मिलने की उम्मीद और तवक्को है और आप लोग समझ रहे हैं कि आप दोबारा सादिक संजरानी को चेयरमैन सेनेट मुंतखब करा सकेंगे? हम एक असूली मौक़िफ़ लेके खड़े हैं, हाई मॉरल ग्राउंड्स के ऊपर खड़े हैं। आपके इल्म में है कि वज़ीर आज़म साहब बार बार ये बात दोहराते रहे हैं कि सेनेट के इंतखाबात में पैसा चलता है और सारी पार्टीज़ को पता है कि पैसा चलता है और वो ख़ुद पैसा चलाते ही हैं ये पीडीएम की जमातें। और जिन्होंने 16 लोगों को कौमी असम्बली के अंदर भी ख़रीदा, जो यूसुफ रज़ा गिलानी का इलेक्शन जिस तरीके से चोरी शुदा वोटों के ज़रिए जीता गया वो भी आपके सामने है। और हम उसके लिए सुप्रीम कोर्ट भी गए। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को हदायत भी जारी की कि वोट की सीक्रेसी जो है वो हतमी नहीं है, लिहाजा आप इसके तहत टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें। गो कि उन्होंने आइंदा इंतखाबात के ऊपर ये सारा मामला डाल दिया। वो यूसुफ रज़ा गिलानी के हवाले से पटिशन भी हम इलेक्शन कमीशन में लेके गए हैं, जहाँ पर हमने यही उनसे इस्तदा की है, दरख्वास्त की है कि इसकी फौरी समाअत करें ताकि जो 12 तारीख को सेनेट का होने वाला इलेक्शन है उसमें गिलानी को पीडीएम ने उनको चेयरमैन सेनेट के लिए उम्मीदवार नामजद कर दिया है। तो कैसे एक सेनेटर जिसकी साहबजादे वीडियो के अंदर पकड़े गए हैं, ब्राइबरी कर रहे हैं, डील्स कर रहे हैं, वोट ज़ाया करने का तरीक़ाकार बता रहे हैं अरकान असम्बली को, वो शख्स कैसे चेयरमैन सेनेट का जो है वो इलेक्शन लड़ सकता है? तो इलेक्शन कमीशन को इसके ऊपर फौरी जो है वो समाअत करनी चाहिए, फौरी फैसला करना चाहिए। जहाँ तक रही बात चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन के हवाले से, तो यकीनन उसकी भी एक हिकमत अमली है और वो हिकमत अमली आपके सामने आ जाएगी जिस दिन ये इलेक्शन होगा। बिल्कुल ठीक है फ़ारूक हबीब साहब, पीडीएम का मौक़िफ़ यह है कि आपकी हुकूमत की तो सेनेट में स्ट्रेंथ है ही नहीं और चेयरमैन सेनेट का इंतखाब आप जीत नहीं सकते क्योंकि आपकी स्ट्रेंथ नहीं है। यहाँ तो इलेक्शन लड़ना ही आपके वोट बेचने के बयानिए के बिल्कुल खिलाफ जाता है, तो आप लोग क्यों वहाँ पर चेयरमैन सेनेट का अपना उम्मीदवार ला रहे हैं? आप हमारी अक्सरियत के हवाले से बात कर रहे हैं तो यकीनन जो है वो एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सेनेट की सबसे बड़ी जमात है। इस टाइम हमारे सबसे ज़्यादा सेनेटर्स जो हैं वो सेनेट के अंदर मौजूद हैं। पीपल्स पार्टी सिंध तक महदूद हो गई, उनका खैबर पख्तूनख्वा से कोई सेनेटर नहीं, पंजाब से कोई सेनेटर नहीं, बलूचिस्तान से कोई सेनेटर नहीं। नून लीग पंजाब तक महदूद हो गई, उनका पंजाब से बाहर किसी सूबे में सेनेटर नहीं। इस टाइम अगर कोई वफाक की अलामत है, वफाक की जमात है, वो पीटीआई है जिसकी जो है वो तमाम सूबों से नुमाइंदगी आई है, सिंध से भी, खैबर पख्तूनख्वा से भी, पंजाब से भी और बलूचिस्तान से हमारे इत्तेहादी जो हैं वो जीत के वहाँ से आए हैं। और मैं समझता हूँ कि सेनेट के अंदर एक बहुत बड़ी तादाद है जो सादिक संजरानी साहब को कामयाब करवाना चाहते हैं। उन्होंने बड़ी अच्छे अंदाज से सेनेट को चलाया है और इवन अपोजिशन को बड़े अच्छे अंदाज से लेके चलते रहे हैं। तो वो तमाम हलकों के अंदर जो है
तमाम सेनेटर्स के अंदर जो है वो पॉपुलर हैं और उसकी पॉपुलैरिटी का अंदाज़ा आपको पहले भी हुआ है और अब भी मैं समझता हूँ कि सादिक संजरानी जो है एज ए चेयरमैन के तौर के ऊपर जो है वो स्ट्रॉन्ग उम्मीदवार जो है के सामने आए हैं और इंशाल्लाह वो जीतेंगे। हम इस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे थे कि 53 उम्मीदवार जो हैं वो पीडीएम के हैं, अगर उसमें से निकाल दिया जाए इसहाक डार को जो मौजूद नहीं है तो 52 रह जाते हैं और आपके पास तकरीबन 47 हैं। तो ये तो इस तरह से अददी तौर पे अगर देखा जाए तो पूरी होती नज़र नहीं आती कि काउंट जो है नंबर गेम किस तरफ जाएगा। लेकिन ये बताइए कि आपने इलेक्शन कमीशन से यूसुफ रज़ा गिलानी के खिलाफ क्या इस्तदा की है और उसमें जो सिर्फ यूसुफ रज़ा गिलानी और अली हैदर गिलानी को टारगेट किया गया, ये जो 4 लोग जाके मिले हैं वो भी शामिल हैं उस शिकायत में, क्योंकि वो भी तो लेन देन का हिस्सा थे। तो इलेक्शन कमीशन के बारे में आपका क्या ख्याल है, क्योंकि वज़ीर आज़म के मुसलसल एतराज़ात जो हैं वो इलेक्शन कमीशन के ऊपर आते हैं। पाकिस्तान का एक आइनी इदारा है, आइनी इदारे का हम एहतराम करते हैं। जहाँ तक रही बात पटिशन के हवाले से, तो सेनेट इंतखाब से एक रोज़ कबल शाम को जो है 2 मार्च को वीडियो आती है गिलानी साहब के साहबजादे की, जिसमें वोट की खरीदो फरोख्त के हवाले से सिंध के वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह साहब के साथ डील करवाई जा रही है। तरक्याती फंड्स के नाम के ऊपर, किकबैक्स के नाम के ऊपर पैसा पे किया जाएगा। 2 मार्च को हम दरख्वास्त देते हैं कि डिस्क्वालीफाई किया जाए, इनको इलेक्शन का हिस्सा ना बनने दिया जाए, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर हम 6 मार्च को दोबारा एक दरख्वास्त लेके जाते हैं कि इनकी कामयाबी का नोटिफिकेशन रोका जाए और जो इलेक्शन एक्ट की शिकें हैं जिसकी इलेक्शन कमीशन पासदार है, शिक नंबर 167 है जो कि इलीगल गैर कानूनी प्रैक्टिसेस का हवाला देती है, जिसमें आप वोटर को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते वोट ज़ाया करने के हवाले से। 168 इलेक्शन एक्ट का 2017 का ये कहता है कि कैंडिडेट या कैंडिडेट के बिहाफ पे कोई शख्स रिश्वत नहीं दे सकता वोट हासिल करने के लिए। इलेक्शन एक्ट 2017 का आर्टिकल 156 और 170 ये कहता है कि किसी को आप वोट लेने के लिए लालच नहीं दे सकते, जो टिकटों का लालच मरियम साहिबा अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुद ऐलान करती हैं कि नोट नहीं टिकटें चली हैं। और 174 के अंदर सज़ा बड़ी वाज़ेह तौर पे लिखी हुई है और सेक्शन 9 के तहत इख्तियार है, जिस तरह डस्का के अंदर इलेक्शन का लदम करार दिया इलेक्शन कमीशन ने, वहाँ तो सिर्फ 20 पोलिंग स्टेशन के ऊपर रीपोलिंग मांगी गई थी लेकिन पूरे हल्के में रीपोल करवाया गया। ऐसे ही हम चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन फैसला करे, फौरी तौर के ऊपर करे, चेयरमैन सेनेट के इंतखाबात से पहले फैसला करे कि ये यूसुफ रज़ा गिलानी जो है वो किस अंदाज से वोट खरीद के आए हैं, उनके साहबजादे वोट खरीदे हैं, उनकी कन्फेशन स्टेटमेंट्स वहाँ पर मौजूद है। बिल्कुल सही है। फरमाइएगा कि पीडीएम का कल जो इजलास हुआ है उसमें कहा गया कि लॉन्ग मार्च 26 मार्च को बड़ी ताकत के साथ एक अवामी इज्तिमा के साथ शुरू किया जाएगा। प्रेशर है गवर्नमेंट के ऊपर पीडीएम का, क्योंकि पीडीएम का दबाव समहाउ मुसलसल बढ़ता चला जा रहा है। जो कुछ उन्होंने प्रीएम्प्ट किया था या जो प्रिडिक्ट किया था, मामला जो है वो उनके प्रेडिक्शंस के मुताबिक चल रहे हैं। देखिए बात यह है कि ये अपोजिशन खुद दबाव में है, ये अपोजिशन जो है वो खुद शिकस्त खुर्दा अपोजिशन है। देखिए इनका सिलसिला इस्तीफों से शुरू हुआ था, इंतखाबात के बाइकआउट से शुरू हुआ था, फिर तमाम चीज़ों के ऊपर इन्होंने यू टर्न मारना शुरू किए, ऐसे यू टर्न मारे कि ये पूरा राउंड अबाउट बन गए। और आप देखें कि अब ये लॉन्ग मार्च लॉन्ग मार्च तो इन्होंने पहले भी किया था, नतीजा क्या निकला था? 0/0। क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान की आवाम जो है इनकी चोरी बचाने के लिए इनके पीछे निकलेगी? ऐसा तो नहीं हो सकता। हाँ, पाकिस्तान की आवाम इनको जेलों में पहुंचाने के लिए ज़रूर निकली थी। और अगर आप अवामी इज्तिमात की बात करें तो PTI से बड़े अवामी इज्तिमात तो किसी ने नहीं किए, और मैं समझता हूँ कि वो इन्हीं के ख़िलाफ़ निकले थे। और एक बड़ा बुनियादी सवाल ये है कि ये कह रहे हैं कि जी हम मुल्क को इस हालत तक पहुंचाने वाले कौन लोग हैं? यही लोग हैं, यही 2 जमातें हैं। तो क्या जिन्होंने 40 साल मुल्क ठीक नहीं कर सके तो क्या वो अब दोबारा आके मुल्क ठीक करेंगे? तो मैं नहीं समझता कि कोई ऐसा इसके अंदर मामला है। और 26 मार्च को मुझे नहीं लगता लॉन्ग मार्च होगा, बल्कि क्विक मार्च होता नज़र आ रहा है पूरी PDM का। और मुझे इनका मुस्तकबिल जो है वो तारीख ठीक है, आपको मुस्तकबिल जो है तारीख ही नज़र आ रहा है। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। बड़ा अहम मामला है जो अब फिर से शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है, वो है कोरोना वायरस और केसेस बढ़ते जा रहे हैं। अवाम की लापरवाही बड़े नुकसान का पेश खैमा जो है अब बनने लगी है और कोरोना वायरस मुतारिक होने से केसेस तशवीशनाक हद तक बढ़ चुके हैं। NCOC दोबारा से सोच रहा है
कि जो हमने रिलैक्सेशन दी थी क्या उसको वापस ले लिया जाए, और यही बात जब रिलैक्स किया गया था डॉक्टर्स कर रहे थे, हमने की थी। हाँ, बिल्कुल हालांकि मैंने डरते डरते की थी, क्योंकि हमजा जो है ना वो एकदम से बहुत वो जाहिर है जो एक फैसला आता है वो फैसला होता है, उस पर आप इतराज या शक नहीं कर सकते। मगर मेरा भी सवाल यही, बिल्कुल चाहते हैं कि मईशत चले, जिंदगी चले, मुल्क चले, इसके अलावा ऑप्शन नहीं है। लेकिन हम सब कुछ चलाना शुरू कर देते हैं, फिर सब कुछ रुक जाता है। बिल्कुल, क्योंकि बाकी जो ममालिक हैं वो हर्ड इम्यूनिटी पे चले गए हैं ऑलमोस्ट। उन्होंने बहुत तेजी के साथ वैक्सीन जो हैं वो रोल आउट की हैं, और जिसके नतीजे में बहुत सारे लोगों को वैक्सीन लग चुके, फिर वहाँ पे हिफाजती मेजर्स भी लिए जाते हैं, लोग जो SOPs पे फॉलो करते हैं। लेकिन अब NCOC ने कोरोना के वायरस के केसेस में इजाफे पे एक दफ़ा फिर दोबारा स्कूल खोलने के फैसले पे भी नज़रसानी कर रहे हैं। फैसला किया गया है कि लॉकडाउन ख़त्म करने के हवाले से अप्रैल के दूसरे हफ्ते में नज़रसानी जो है वो की जाएगी। सो ये जो कोरोना के बढ़ते केसेस हैं इसको मद्देनजर रखते हुए वो तमाम लोग जो कि रेस्टोरेंट्स में आप जाए ना तो कोई भी नहीं मास्क पहन के बैठ रहा था, ना ही मास्क पहन रहे थे। तो अब यही मसला होता है कि जब हम इन चीज़ों को फॉलो नहीं करते तो फिर हमें उन्हें बंद करना पड़ता है। सो इजलास में सिनेमा, शादी हॉल्स में तकरीबात, रेस्टोरेंट्स को दोबारा खोलने के फैसले को वापस लेने पर भी गौर किया जा सकता है। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही। और दूसरी जानिब कोरोना केसेस में इजाफे के पेश नज़र पंजाब के 7 अजला के तालीमी इदारों में गैर निसाबी सरगर्मियों पर पाबंदी आयद कर दी गई है। इन अजला की बात कर ली जाए, लाहौर, गुजरात, मुल्तान, रावलपिंडी और फैसलाबाद शामिल हैं। ये बड़े अजला हैं जहाँ पर ये सारा मामला हो रहा है। साथ ही 60 साल से ज़ायद उम्र के लोगों को कल से वैक्सीन लगानी शुरू कर दी जाएगी। बात करेंगे हम इस हवाले से कि रिसर्च कहाँ तक पहुँची है। हम बात करें मुहज़्ज़िब अक़वाम की तो वो हमें क्या बता रहे हैं, क्योंकि रिसर्च तो वही कर रहे हैं, हम तो बैठे रिसर्च का इंतज़ार करते हैं। अमेरिका में कोविड-19 पर तहकीक में शरीक पाकिस्तानी डॉक्टर माविश मार्टिन हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर माविश, बहुत आपका। डॉक्टर साहबा, सबसे पहले तो हमें बताएं कि एक पाकिस्तानी होने के नाते हमें आप पर फ़ख्र तो है ही, आप दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम तो रोशन कर रही हैं। आप अब तक 7 बैनुल-अक़वामी तहकीकी मंसूबों में शिरकत कर चुकी हैं जिनमें कोविड-19 के अमराज़ कल्ब, शुगर और मोटापे में मुब्तला लोगों पर मुमकिना असरात जैसे मौज़ूआत शामिल हैं। इस तहकीक के हवाले से हमें बताएं, ये तहकीक हमें क्या बताती है, क्या नताइज अब तक अखज़ किए गए हैं, और पाकिस्तान की पॉपुलेशन पर भी यही रिसर्च हम अप्लाई कर सकते हैं? First of all, thank you so much for having me on the show. And secondly, मैंने और मेरी टीम ने हमने कोविड-19 और ओबेसिटी जो मोटापा है उसके ऊपर जो है वो स्पेशल रिसर्च की थी. That was one of my first projects that got published in the Journal of Virology in America. So basically उसमें हमने ये देखा था कि जो मोटापे में मुब्तला लोग हैं वो ज़्यादा बीमार हो रहे थे, उनकी हालत ज़्यादा तशवीशनाक थी और दे वर मोर गोइंग ऑन वेंटिलेटर्स. और इसी तरह मोर्टेलिटी रेट जो है वो भी जो ओबीस लोग थे उनमें ज़्यादा था. इसके अलावा अगर आप देखें तो CDC ने पहले ही बात की थी कि जिन लोगों को शुगर है या जो लोग अनकंट्रोल्ड शुगर की स्पेशली बात करूँगी या ब्लड प्रेशर जिनका हाई है या मोटापा है, तो वो जो है इस तरह कोरोना वायरस के मर्ज में ज़्यादा मुब्तला हो रहे हैं और उनके चांसेस ज़्यादा हैं दैट दे विल गो डाउन द हिल. बिल्कुल सही. डॉक्टर माविश, ये मोटापे का, ओबेसिटी का ताल्लुक तो इस्टेब्लिश हुआ. आज सुबह हम एक ऑब्जर्वेशन का जिक्र भी कर रहे थे कि आंखों के ज़रिए से जो चाइना में जो अभी बात सामने आई है कि जिन लोगों ने ग्लासेस पहने हुए थे वो लेस इन्फेक्ट हुए. बच्चों के इन्फेक्शन का पहले कहा गया कि पहला स्ट्रेन जो है वो नहीं इन्फेक्ट कर रहा, फिर कहा गया नहीं बच्चे और नौजवान जो हैं वो भी मुतासर हो रहे हैं. अब हमें जो रिसर्चेज हुई हैं उसके नतीजे में बताइएगा कि कौन से ऐसे लोग हैं जो ज़्यादा ख़तरे की जद में हैं और जिनको ज़्यादा अपनी हिफाजत करने की ज़रूरत है. एल्डरली पॉपुलेशन पे तो हम सब का इत्तफाक है कि ठीक है वो तो ख़तरे में है ही, लेकिन क्या नौजवानों को भी अब उतना ही एहतियात करनी है जो पहले कॉन्सेप्ट था कि नहीं हम तो महफूज हैं? नहीं, बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया. नौजवानों को बहुत ज़्यादा ख्याल करने की ज़रूरत है बिकॉज नौजवानों में ये है कि सिंस उनकी इम्यूनिटी अच्छी होती है और उनको कोमॉर्बिड कंडीशंस नहीं होती, जिस तरह मेजॉरिटी लोगों को जवानों में आप देखें तो शुगर या दिल की बीमारियां या ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, इस तरह के प्रॉब्लम्स नहीं होते, तो दे आर यूजुअली द वंस दैट आर एसिम्प्टोमेटिक कैरियर्स. तो एसिम्प्टोमेटिक कैरियर्स वो होते हैं जो कि बेशक आपको वायरस तो होता है आपकी बॉडी में लेकिन आप सिम्टम्स शो नहीं कर रहे होते, लेकिन आप फैला सकते हैं लोगों तक. तो वो जो है दे ब्रिंग इट होम, उन्होंने वायरस कैच किया, दे ब्रिंग इट होम एंड दे गिव इट टू द अदर फैमिली मेंबर्स. एंड लेट्स से इफ यू हैव अ ओल्डर फैमिली मेंबर, आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं which may be immunocompromised, so they are the ones who have higher risk of getting infected. And you know they that's not good for them because you can spread it to people. So I think जो most important चीज़ है इस वक्त वो ये है कि you have to mask up.
You have to wear the mask at all times. जब आप गैदरिंग्स में हो, आप किसी से मिलें, क्योंकि आपको नहीं पता कि किसको कोविड है, किसको नहीं है, बिकॉज might be possible they are asymptomatic. बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर माविश, बिल गेट्स की बात करते हैं। बिल गेट्स ने कहा कि 2022 के आखिर तक शायद हमें ऐसे ही चलना पड़ेगा और उसके बाद भी अगर वैक्सीनेशन हो गई, हर्ड इम्यूनिटी पूरी दुनिया में हासिल कर ली गई तो ये कोरोना शायद कम हो जाएगा। अब पाकिस्तान में बात हो रही है कि हम कोशिश करेंगे कि तीसरी लहर को रोक लिया जाए। हम किसी भी लहर को रोक सकते हैं? हमारे हाथ में है ऐसा कंट्रोल करना? देखिए, रोक हम सिर्फ मास्क की वजह से सकते हैं, दैट्स द मेन थिंग। अब देखिए, न्यूयॉर्क में, हम यूएस की बात करती हूँ मैं, न्यूयॉर्क में यहाँ पे एपिसेंटर था जब स्टार्ट हुआ, और न्यूयॉर्क में इतनी ज़्यादा अमवात हुई, लेकिन उन्होंने इसको अपने SOPs को फॉलो किया, और जो उनका मेन इसका सोल्यूशन था वो ये था कि उस टाइम तो वैक्सीन नहीं थी, अब वैक्सीन आई है, और वो भी हर बंदे को नहीं मिली, उसकी भी एजेस हैं, या फ्रंट लाइन आपके जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उनको पहले मिल रही है, हॉस्पिटल स्टाफ को मिल रही है, या जो आपके 60-65 अब हैं अमेरिकन, उनको पहले मिल रही है। तो वो ये है कि आप इसका मेन हल, अगेन एट द एंड ऑफ द डे, यू हैव टू मास्क अप। आपका इसको रोकथाम जो है वो इसकी एक ही तरीके से हो सकती है कि आप मास्क पहने। अगर आपके पास मास्क नहीं है तो आप कोई भी चीज़, कोई भी फेस कवरिंग लें, जिससे आपका नाक और आपका मुंह जो है वो कवर हो। कोई दुपट्टा ले लें, कोई बैंडाना ले लें, कुछ भी ले लें, उसको डबल लेयर करके आप मुंह के सामने लगाएं, और प्लीज़ अननेसेसरी गैदरिंग्स से जो है परहेज करें, बिकॉज आप गैदरिंग्स में जाएं, देयर आर सो मेनी चांसेस, आप बोलते हैं मुंह से तो पार्टिकल्स निकलते हैं और दूसरे बंदे तक पहुंचते हैं, तो दैट्स व्हेन द फेस कवरिंग इज इम्पोर्टेंट। बिल्कुल सही। ये भी फरमाइएगा कि जो रिसर्च की जा रही है उसके नतीजे में क्या चीज़ें सामने आ रही हैं, क्योंकि इस स्ट्रेन के, इस वायरस के बहुत तेज़ी से म्यूटेशन की बातें जो हैं वो भी गर्दिश में, और ये भी सुनने में आता है कि अब इतने स्ट्रेन्स जो हैं वो हो चुके हैं। अब तो इतने हैं कि हम उन्हें काउंट भी नहीं करते कि कितने फाइनली जो है इस वक्त आर इन द मार्केट। विच वन इज़ मोर कहना चाहिए लीथल, और ये भी कहा जा रहा है कि बहुत सारी वैक्सीन इफेक्टिव भी नहीं है हर स्ट्रेन के खिलाफ। सो आपकी रिसर्च जो है वो क्या बताती है कि ये म्यूटेशंस का अमल जारी रहेगा, एंड आप क्या कहती हैं? बिल गेट्स ने तो एक बात की कि हम कब तक इस वबा के ऊपर काबू पाने में कामयाब हो जाएंगे? देखें, वबा पे हम उस वक्त तक काबू नहीं पा सकते जब तक हमारे पास अगेन हर्ड इम्यूनिटी नहीं आती या वैक्सीनेशन नहीं आती, और वैक्सीनेशन में आप लोग इट्स अ प्रोसेस, या आप एकदम सबको नहीं कर सकते। और दूसरा ये कि मास्क की मैंने बात की, अगेन एंड अगेन आई एम फोकसिंग ऑन दैट, बिकॉज वेयरिंग मास्क इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग एंड द ओनली सोल्यूशन सो फार। और इसके अलावा दूसरा सवाल जो आपका ये था कि मेरी ऐसा जो रिसर्च है वो वैक्सीन पे नहीं थी। मेरी जो रिसर्च थी वो थी कि कोविड जो है उसके इमीडिएट इफेक्ट्स क्या हैं सेरेब्रोवैस्कुलर पे, आपके दिमाग पे, या इमराज़े कल्ब जिनको है, या मोटापे पे, उन पे क्या हो सकते हैं। वन ऑफ माय रीसेंट स्टडीज दैट्स गोइंग टू बी पब्लिश्ड वेरी सून इज द स्ट्रोक, जो कोविड-19 के पेशेंट स्ट्रोक ज्यादा हो रहा है उनके बारे में है। और क्या इसमें भी कोई सदाकत है कि हामला ख़वातीन भी ज़्यादा टेंडेंसी होती है इन्फेक्ट होने की? क्या इस तरह का कोई एंगल भी आपके सामने आया है इस रिसर्च में? देखिए, हामला ख़वातीन पे सच मैंने कोई स्टडी नहीं की, बट लेकिन ऑब्वियसली उनको हो सकती है। हामला ख़वातीन को क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि आप जो है मेरे ख्याल से आप ज़्यादा वल्नरेबल पोजीशन में आ जाते हैं, तो मास्क लगाना उस वक्त भी बहुत ज़रूरी हो गया है। ये बात जो है लोगों को समझने की ज़रूरत है कि मास्क आपने हर कंडीशन में लगाना, चाहे आप यंग हैं, आप जवान हैं, आप बुढ़ापे में हैं, आप हामला हैं, आप हामला नहीं हैं। बिल्कुल ठीक है। बुनियादी एहतियात ये है कि आप मास्क लाजमी लगाएं। डॉक्टर माविश मार्टिन हमारे साथ मौजूद थी, बहुत शुक्रिया आपका। आप अपनी जो है हमारे साथ शेयर कर रही थी, तो उन्होंने भी यही बताया कि अमेरिका में भी एक ही हल है, और वो ये है कि मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग रखें और फिजिकली फिट भी रहें। मोटापे जिन लोग हैं वो ज़्यादा शिकार भी होते हैं। सो हम एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं। स्टे विद अस। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक, सुबह सवेरे पाकिस्तान आप देख रहे हैं। कल भी हम अपने प्रोग्राम में जिक्र कर रहे थे कि एक दौर था, वो ना एक शेर भी है, वो इल्म और हिकमत के मोती किताबें अपने आबा की, जो देखें उनको यूरोप में तो दिल होता है सीपारा। बिल्कुल। सो हम इल्म और तहकीक में हमेशा आगे थे। जो रेनेसांस आया, जो यूरोप में शात इल्म और फ़नून का सिलसिला शुरू हुआ, वो यहाँ से लेकर गए, बिल्कुल, लेकिन हमने खो दिया। सो इल्म की तख्लीक का सबसे बड़ा जो जरिया है वो तहकीक है, जुस्तजू है। यूनिवर्सिटीज़ में तहकीक के कल्चर के फ़रोग के लिए
बहुत ज़रूरत है ताकि असातिज़ा और तलबा जो है वो इल्म की तख्लीक के अमल में एक दूसरे के साथ मिल के काम अभी करें। हम डॉक्टर माविश से बात कर रहे थे, डॉक्टर माविश मार्टिन से, जिन्होंने तहकीक की है लेकिन अमेरिका जाके, यहाँ पर मौके नहीं है। वही डॉक्टर माविश क्या पाकिस्तान में तहकीक नहीं कर सकती थी? कर सकती थी अगर मौके यहाँ पर होते। यहाँ पर सिस्टम ही मौजूद नहीं है। तो तहकीक का एक सिस्टम होना बहुत ज़रूरी है ताकि जब बच्चे उसमें जा रहे हों उनको पता हो कि हमने रिसर्च करनी कैसी है, हमने एमफिल किया, पीएचडी की रिसर्च मेथडोलॉजीज पढ़ी, रिसर्च की भी आती किसी को नहीं है। किसी को नहीं है। दुनिया उस रिसर्च के बेस पे कहाँ से कहाँ चलेगी। बायोटेक्नोलॉजी की आप बात कर लेंगे, जो वायरसेस, जीनोम्स, इनकी म्यूटेशंस, इनकी हम बात करते हैं, ये क्या है? ये सब इल्म है जो कि उन्होंने हासिल किया। उसके लिए उन्होंने इदारे बनाए, उसके लिए उन्होंने यूनिवर्सिटीज़ बनाई, वहाँ पे उन्होंने फंड्स रखे, उन लोगों को उन्होंने पूरी दुनिया से इकट्ठा किया। जो ब्रेन ड्रेन की हम बात करते हैं वो यही है कि हमारे यहाँ सोचने वाले, तहकीक करने वाले, जुस्तजू रखने वाले, खोजने वाले जहन जो है उनकी प्यासी शराब नहीं होती, वो मुल्क छोड़ने पर मजबूर हो जाते हैं। लेकिन एक अच्छी बात जो है वो शेयर कर रहे हैं हम आप सबके साथ, तो ये है कि एक इजलास हुआ है जिसमें बैनुल अक़वामी यूनिवर्सिटी, फाउंडेशन यूनिवर्सिटी, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ कंप्यूटर एंड इमर्जिंग साइंसेज, फातिमा जिन्ना ख़वातीन यूनिवर्सिटी, अल्लामा इकबाल यूनिवर्सिटी, यानी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं उनके नुमाइंदों ने शिरकत की है। और इस प्रोजेक्ट का जो मकसद है वो यही है कि सनत और तिजारत के तहत जदीद तहकीक का कल्चर पैदा किया जाए। बिल्कुल, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसी हवाले से हमने बात करनी है। हमारे साथ वाइस चांसलर रावलपिंडी मेडिकल सिटी प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद उमर मौजूद हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला और ये बड़ा अहम मामला है। क्या ख्याल था जहन में कि ये चीज़ होनी चाहिए? किस तरीके से ये काम करेगा? जब यूनिवर्सिटीज़ इकट्ठी हो जाएंगी, क्या प्लेटफॉर्म होगा? यहाँ पर स्टूडेंट्स कैसे आ सकेंगे? कितना फ़ायदा पाकिस्तान को होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं बहुत मशकूर हूँ आपके चैनल का कि शायद कई सालों बाद किसी चैनल ने या किसी मीडिया ने रिसर्च की बात की है। अगर जो है रिसर्च के लिए मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक या प्रिंट मीडिया जो है वो उसकी एडवोकेसी नहीं करेगा तो हमारी कौम जो है बहुत पीछे रिसर्च में रह जाएगी। तो और ये बहुत खुशी की बात है कि आपके चैनल की रिसर्च भी एक प्रायोरिटी है। आपने बात की कि यूनिवर्सिटीज़ जो है उनको दे आर डीम फॉर रिसर्च। जो नॉलेज का सोर्स होता है, नॉलेज क्रिएशन होती है यूनिवर्सिटी से और नॉलेज डिसेमिनेशन होती है। ये दो मेन काम है यूनिवर्सिटीज़ के। और ये नॉलेज जो है और ये जो रिसर्च है ये बेस बनती है सोशल चेंज की, माशरती चेंज की। और इसके साथ एक रिसर्च बेस्ड इकोनॉमी डेवलप होती है उस कंट्री की। और वो रिसर्च बेस्ड इकोनॉमी जो है वो प्रॉस्पेरिटी लाती है, इनोवेशंस होती हैं, नई चीज़ें डेवलप होती हैं और वो मुल्क तरक्की करता है। तो यूनिवर्सिटी का ये मेजर कंपोनेंट है। ये गलत समझ लिया गया कि यूनिवर्सिटी सिर्फ एग्जामिनेशन या डिग्री अवार्डिंग इंस्टीट्यूशंस है। इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए रावलपिंडी मेडिकल यूनिवर्सिटी ने ये इनिशिएटिव लिया कि जो पिंडी इस्लामाबाद की 11 के करीब यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके जो रिसर्च डिपार्टमेंट्स हैं, जिनको हायर एजुकेशन कमीशन जो है ऑरिक का नाम देता है, उनके हेड्स और कई वाइस चांसलर जो है उनकी एक मीटिंग हमने 2 हफ्ते पहले की और एक कोलैबोरेटिव रिसर्च फोरम बनाया। जो रिसर्च है वो कोई एक यूनिवर्सिटी अकेली नहीं कर सकती, उसमें मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ भी शामिल हैं, उसमें इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी, आईटी की यूनिवर्सिटीज़, ये सारी यूनिवर्सिटी मिलके जब रिसर्च करती हैं तो फिर आपकी जो है इंटरप्रेन्योराइजेशन होती है, इंडस्ट्री के लिए नई चीज़ें डेवलप होती हैं। और वो जब इंडस्ट्री में चीज़ें यूज़ होती हैं, मॉडर्न मेथडोलॉजी, वो एग्रीकल्चर हो, वो कॉटन इंडस्ट्री हो, वो कोई भी हो, तो उससे या मेडिकल फील्ड हो या वो मेडिकल इंडस्ट्रीज़ हो, मेडिसिन की इंडस्ट्रीज़ हो, तो यूनिवर्सिटी उनको ये एक रिसर्च बेस्ड टेम्पलेट मुहैया करती हैं जिससे वो आगे जाती हैं और ऐसी प्रोडक्शन होती है कि आप एट पार विद द वर्ल्ड हो जाते हैं। सो ये बेसिक थीम है कोलैबोरेटिव रिसर्च का। और ये उसी वक्त मुमकिन है कि जब यूनिवर्सिटी एक फोरम बनाए। रीज़न उसकी क्या थी? रीज़न ये है कि पाकिस्तान में रिसोर्सेज कम है, ह्यूमन रिसोर्सेज कम है, पीएचडी कम है, फंडिंग कम है, इंफ्रास्ट्रक्चर कम है। आप देखें कि जो मेडिकल रिसर्च लैब है मेडिकल कॉलेज या यूनिवर्सिटी के साथ वो नहीं है। तो अगर एक यूनिवर्सिटी की एक स्ट्रेंथ है, दूसरी यूनिवर्सिटी के पास दूसरी स्ट्रेंथ है, उसकी फैकल्टी ज़्यादा है, तो ये कॉन्सेप्ट रावलपिंडी मेडिकल यूनिवर्सिटी लेके आई है कि एटलीस्ट एक रीजन की यूनिवर्सिटी इकट्ठी होके और वो अपने इंट्रा यूनिवर्सिटी
रिसर्च प्रोजेक्ट बनाएं और अपने रिसोर्स को शेयर करके उस रिसर्च को अप्लाइड रिसर्च में जो हमारे मुल्क में ज़रूरत ठीक है है। उसको अप्लाई करके ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करें। डॉक्टर साहब, पूरी दुनिया की तरफ तो अगर हम ये देखें, मकसद था। जी बिल्कुल सही, पूरी दुनिया की तरफ अगर हम देखें तो वहाँ पे ये मॉडल बहुत कामयाबी के साथ काम कर रहा है। मुख्तलिफ फंड्स होते हैं जिसको या तो कोई इंडस्ट्रियलिस्ट या कोई एकेडमिक या फिर कोई फैमिली जो है वो सपोर्ट कर रही होती है किसी न किसी एक टॉपिक को, किसी न किसी एक एरिया को। तो इस बारे में भी गौर किया जा रहा है। दूसरा लाइजॉन जो है कि यूनिवर्सिटी एकेडेमिया इंडस्ट्री लाइजॉन वो बहुत कमज़ोर है हमारे यहाँ, वो उस मिसिंग लिंक के ऊपर कैसे काम करेंगे। और तीसरा ये कि थ्योरेटिकल हम थ्योरी पढ़ाते हैं बच्चों को जिसका कोई ताल्लुक नहीं है आजकल की दौर की जो चीज़ें हैं उनके साथ। ये जो अपने अपग्रेडेशन है कि हम उस रिसर्च के लिए वो जहन भी तो पैदा करें जो रट्टा लगा के ना आने के लिए तैयार हो, बल्कि वो इनोवेटिव भी हों, वो आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग भी रख सकते हो, सोच भी सकते हो। बच्चे तो हमारे पास वो आते हैं जिनको हमने सिखाया ये है कि बस जो लिखा है ना हरफ बहरफ आपने वो छाप देना है तो नंबर मिलेंगे पूरे। बिल्कुल आपने ठीक फरमाया, क्योंकि जो कॉलेजेस हैं, स्कूल हैं और अल्टीमेटली यूनिवर्सिटी जो है वो नर्सरीज हैं जहाँ से रिसर्चर प्रोड्यूस होते हैं। और अनफॉर्चुनेटली जो हम उनको पढ़ा रहे हैं, जो आप बात कर रहे हैं करिकुलम की, वो आउटडेटेड और ऑर्थोडॉक्स है। इसलिए हमारे सबसे पहले ज़रूरत यह है कि हमारे जो करिकुलम्स हैं वो अपडेट हों, वो एट पार विद द वर्ल्ड हों, नंबर 1। नंबर 2 जो है वो एक ट्रेडिशनली मेमोराइजिंग ना हो, जैसे आपने कहा कि याद करना और वॉमिट करना, वो कंसेप्चुअल मॉडल हो, वो स्ट्रक्चर्ड मॉडल हो। और उस सारे करिकुलम का एक रिसर्च जो है डे 1 से हिस्सा हो। जब आपको बच्चों को स्कूल में रिसर्च की तालीम नहीं देंगे, वहाँ रिसर्च मॉडल अंडर ग्रेजुएट लेवल पे नहीं होगा, स्कूल कॉलेजेस में नहीं होगा, तो रिसर्च अचानक उन्हें पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद तो नहीं आएगी। इसलिए रावलपिंडी मेडिकल यूनिवर्सिटी ने, आपको खुशी होगी कि फर्स्ट पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी है आगा खान के बाद जिसने अपना एक रिसर्च मॉडल बनाया है। और वो रिसर्च मॉडल जो है वो अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स फर्स्ट ईयर में जब MBBS का स्टूडेंट आएगा तो उसका हिस्सा होगा और उसकी 20% वेटेज होगी, और उस वेटेज के तहत उसको पास फेल भी रिसर्च में होना होगा, ताकि उसका माइंड जो है वो रिसर्च बेस्ड हो, वो सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं पढ़ेगा। डॉक्टर साहब, इसकी आमदन यानी फैसिलिटेशन, सपोर्ट, फंडिंग, उसका इंतज़ाम कहाँ से होगा? क्योंकि सबके बगैर तो ये मुमकिन नहीं है, तो उसके लिए भी कुछ ऑप्शंस जो हैं वो ज़ेर गौर हैं। जी, आई थिंक बड़ा वाइटल आपने ये सवाल पूछा है, क्योंकि कोई फोरम, कोई भी प्रोग्राम जो है उस वक्त तक सस्टेनेबल नहीं होता जबकि वो सेल्फ सस्टेनेबल फंडिंग ना करे। तो आप ये देखें कि इस बोर्ड का एक काम ये है कि इसने यूनिवर्सिटीज़ का ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस और स्क्रीनिंग प्रोग्राम चलाना है ट्विन सिटीज़ में, जिसका मतलब ये है कि हमने उन चीज़ों से शुरू किया है जिन पे बहुत कम फंडिंग की ज़रूरत होगी। इस वक्त हमारी जो मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ है इसमें कोई 5000 के करीब फीमेल काम करती हैं, और उनकी ब्रेस्ट अवेयरनेस का पूरा एक सिस्टम नहीं था। और अगर पिंडी इस्लामाबाद की 11 यूनिवर्सिटी को देखें तो 5 लाख के करीब जो है उनसे फीमेल्स हैं, उनकी फैमिलीज़ हैं। तो 5 लाख के लिए रावलपिंडी मेडिकल यूनिवर्सिटी ने एक ब्रेस्ट अवेयरनेस और स्क्रीनिंग मॉडल बनाया है, और हम इन 5 लाख लोगों को ट्रेन कर रहे हैं। आप इमेजिन कर सकते हैं कि अगर आप ये इस ग्रुप ऑफ पीपल को ट्रेन कर देंगे तो वो कितनी अवेयरनेस ब्रेस्ट कैंसर पे फैलाएंगे। मैं इसकी बात कर रहा हूँ जो मॉडल है जिस पे बहुत ज़्यादा कॉस्ट नहीं आती। तो जो इस तरह के मॉडल हैं जिनका तल्लक अवेयरनेस के साथ है, एजुकेशन के साथ है, उन पे तो आपको बहुत कम फंडिंग की ज़रूरत होगी, और वो यूनिवर्सिटी जो 11 यूनिवर्सिटीज़ हैं वो इसके लिए फ़ंड खुद फ्राहम करेंगी। और मेडिकल यूनिवर्सिटी जो है बाकी नॉन मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ के लिए ट्रेनिंग वर्कशॉप्स, उनके फोकल पर्सन, एक सेंट्रल मॉडल हमने बनाया अवेयरनेस का कि वो वहाँ डिसेमिनेट करेगी हमारी टीम जाके। तो जो मेरी विजन है वो ये है कि सबसे पहले वो प्रोजेक्ट इंट्रा यूनिवर्सिटी शुरू किए जाएं जिन पे बहुत ज़्यादा फंड नहीं जरूरत पड़ती। ठीक है, वो प्रोजेक्ट पहले शुरू किए जाएंगे जिन पे ज़्यादा फंड्स की जरूरत नहीं पड़ती है। प्रोफेसर डॉक्टर उमर, शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे, और पाकिस्तान के अंदर रिसर्च जो है वो शुरू होगी और रिसर्च का एक प्रोसेस शुरू होगा, छोटे पैमाने से ही सही, बड़े पैमाने पे आराम से ही जाएंगे ना। कुरान पाक में जगह जगह जब अल्लाह ताला मनाज़िर, कायनात की तख्लीक, मुख्तलिफ ऐसे मज़ाहिर का जिक्र करता है तो एक बात आती है, अफला यतदब्बरून, क्या तुम गौर नहीं करते, क्या तुम फिक्र नहीं करते? तो ये गौर और फिक्र है जिसकी तरफ हमें बुलाया गया है, और दुनिया और कायनात के इशारे देकर ही बताया गया है। सो हमें ये गौर और फिक्र करना है। सुबह सवेरे पाकिस्तान।
लाहौर का एक बहुत बड़ा मसला था जिसको हम गाहे बगाहे उजागर करते रहे, आपसे ऐसे शेयर लाहौर करते का रहे। नहीं पूरे मुल्क का मसला, लेकिन फिलहाल लाहौर पे क्योंकि लाहौर में ऐसा था नहीं, अब मसला शुरू हुआ तो वो ज़रा ज़्यादा बड़ा लग रहा था। गंदगी और कचरे के ढेर से परेशान शहरियों की अब सुनी गई है, एक बार फिर सुनी गई है। चले हम मैं वही कह रहा हूँ कि एक बार फिर सुनी गई है। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ने मिशन क्लीन लाहौर का बाकायदा आगाज़ कर दिया और कंपनी का दावा है कि हंगामी बुनियादों पर मामूल के ऑपरेशन के साथ रवा हफ्ते के इख्तिताम तक तमाम जो बैकलॉग है उसको क्लियर कर दिया जाएगा। उम्मीद करते हैं कि इस दफ़ा ये दावा दुरुस्त साबित होगा। अब वो क्या है कि खुशी से मर ना जाते अगर एतबार होता। पहला मिसरा क्या था भला इसका? तेरे वादे पे जिए हम तो ये जान झूठ जाना। हाँ। कि खुशी से मर ना जाते अगर एतबार होता। सो शहरियों की तो ये कैफियत है इस वक्त जो मैंने मिर्ज़ा गालिब के शेर में आपके सामने बयान की है। लेकिन ये इदारे की बहुत अच्छी एक हमें सामने आई है कि उन्होंने कहा है, ये उनका ये विगर है, उनका ये अज़्म है, अल्लाह करे कि उसमें वो कामयाब हो। सो 300 से ज़ायद मशीनरी के साथ इजाफी मशीनरी भी इस वक्त फील्ड में वो ले आए हैं। 14,000 से ज़ायद वर्कर्स जो हैं वो शहर की सफाई की ड्यूटी पे मामूर किए गए हैं। और CEO LWMC का कहना है कि लाहौर शहर की खूबसूरती को बरकरार रखने के लिए इदारा पुरअज़्म है। हाँ जी, और जिंदा दिलान लाहौर तकरीबन 3 माह से बदबू और ताफुन ज़दा हवा में सांस लेने पर मजबूर हैं। बात करेंगे तर्जुमान पंजाब हुकूमत मुसैयद चीमा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मुसैयद साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया आपने वक्त दिया। एक दफ़ा फिर से दावा सामने आया है, इस दफ़ा उम्मीद लगा के बैठें कि ये मामला हल हो जाएगा। वज़ीर आला पंजाब बहुत मुतहर्रिक हुए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया हमजान फरा, वेरी गुड मॉर्निंग। आपने बड़ा अच्छा इंट्रो दिया। बात तो आपकी बिल्कुल बजा है कि लाहौर और लाहौर जैसे शहर के अंदर ये जो आवाम को मुश्किलात का सामना रहा सफाई से रिलेटेड, ये बिल्कुल भी खुशाइन बात नहीं थी। लेकिन आई एग्री विद यू, देर आए दुरुस्त आए। फाइनली अब ये हमें डिपार्टमेंट ने खुद डेडलाइन दे दी है। एंड और आपको मैं एक अर्ज करूँ कि CM साहब की भी यही डेडलाइन है इनको। और नाउ वी आर होपिंग, देखें याद रखें कि कोई भी दावों से बात नहीं होती, इक्विपमेंट होना ज़रूरी था। तो अब चूँकि वर्कर्स की तादाद भी 14,000 से ज़्यादा इन्होंने जो डिपार्टमेंट खुद बता रहा है, उसके बाद मशीनरी, ये जो भी इक्विपमेंट चाहिए था सफाई सुथराई से रिलेटेड, वो भी अब इनके पास है। तो ये इंशाल्लाह ये डेडलाइन आखिरी ही है। और इसके ऊपर अब हमारी भी बस हो गई है। इसकी वजह यह है कि हम आवाम में जाते हैं, हम आवाम के नुमाइंदे हैं। तो ऑफ कोर्स जब आवाम को इन मुश्किलात का सामना साहब आप सबसे अच्छी तर्जुमान, हमने जब भी आपसे रब्ता किया आपने बड़ी ओपनली हमारे साथ हर टॉपिक पे, भले हमने तनकीद की, तारीफ की, आप उसमें शामिल रही, पेश रही। लेकिन वो जैसे मैं वो शेर सुना रही थी ना, तो वही शेर के तेरे वादे पे जिए हम तो ये जान झूठ जाना, कि खुशी से मरना चाहते अगर एतबार होता। अब इतने बड़े बड़े दावे किए जाते हैं लेकिन पूरे नहीं हो पाते। क्या वजूहात हो जाती हैं जिसकी वजह से अगर हुकूमत पुरअज़्म है, इदारे पुरअज़्म है, एहसास भी है कि मसला है, हल भी करना चाह रहे हैं, फिर भी वो हल नहीं हो पाता? देखिए, इस चीज़ को अब मैं इसलिए हंस रही थी कि अभी जब हम लॉजिक देंगे ना तो अब अवाम हमसे इस बात पे और मीडिया बिल्कुल भी एग्री नहीं करता। मैं बारहा ये अर्ज करती हूँ कि अभी भी ये बड़ी बदकिस्मती की बात है कि सिस्टम के अंदर जाहिर है जो पिछली हुकूमतों ने लोग रखे हुए थे वो आज भी हर सूरत, इवन ये कितनी छोटी बात है, मैं इसको इसलिए छोटी कहती हूँ कि आप रियासत के मुलाजिम हैं, आप ना पाकिस्तान तरीके इंसाफ के हैं ना PMLN के थे, लेकिन ये रोड़े अटकाना ये इस तरह से। और फिर एक बात याद रखे फरा कि जब इतने मेगा लेवल पे करप्शन हो रही होती है और जो डिपार्टमेंट के लोग हैं वो भी बेनिफिशियरी होते हैं, तो जब खुद किसी को की जेब को हाथ पड़ता है तो वो लोग फिर ये हीले बहाने और उस चीज को फेल करने की, खराब करने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमने भी ये ठानी हुई है कि उसमें हमें जो अफसोस होता है या दुख होता है कि अवाम को मुश्किलात का जब सामना होता है तो वो काबिल बर्दाश्त नहीं है। लेकिन हमें चूंकि अंदर बैठे हमें पता है कि ये क्यों किया जा रहा है, तो इंशाल्लाह हमने भी, हम गिव अप करने वाले हैं नहीं, हम करप्शन भी रोकेंगे, क्वालिटी भी इम्प्रूव करेंगे, उसमें जितनी भी मुश्किलात का सामना रहेगा अवाम तक हम ये चाहते हैं कि बीच की बातें ना जाए तो बेहतर है, अवाम तक एंड चीज जानी चाहिए, रिजल्ट जाना चाहिए, जो कि होपफुली इंशाल्लाह दिस इज द लास्ट वीक। CM साहब ने इसके ऊपर वाज़े अपना डेडलाइन भी दी और वो आपको पता ही है कि अब वो सख्ती पे भी उनको काम लेना चाहिए और वो ले रहे हैं, बिकॉज उनकी जो एक ओवरनाइट पर्सनैलिटी है उसका समटाइम लोग बहुत गलत मतलब लेते हैं। और मेरा ये मानना है कि जब इतना बिगाड़ हो तो फिर ओवरनाइट होने से काम नहीं चलेगा। बिल्कुल ठीक अब
कब बिल्कुल तक कूड़ा उठा लिया जाएगा मुसर्रत साहिबा? डेडलाइन हमें बता दें प्लीज आप। देखिए, मैं डायरेक्ट डेडलाइन इसलिए नहीं दे सकती, डिपार्टमेंट आपके सामने है उनकी सारी चीज जी। तो हम तो खुद एज ए पब्लिक के नुमाइंदे भी और गवर्नमेंट के तर्जुमान की हैसियत से भी, मेरी तो ये मिजाज ही नहीं है कि मैं झूठे वादे करूं या हम मीडिया पे आके लोगों को ऐसी बात करें जो कल को हमें शर्मिंदगी का सामना करना पड़े। एंड वी आर ऑन इट, इंशाल्लाह होपफुली ये एक वीक का कह रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। LWMC तो ये कह रहा है कि इस हफ्ते के आखिर तक जो है कूड़ा उठा लिया जाएगा। मुसर्रत साहिबा बहुत शुक्रिया बड़ा आपका, ambitious claim है। सुबह से जो है ना आप बात कर रही थी और फरहत जिस तरह आपने बहुत कहा वो बात एम्बिशियस क्लेम है, इस हफ्ते के आखिर तक सारा कूड़ा साफ हो जाएगा। बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल दुरुस्त आपने बात की। मुसर्रत साहिबा आके ऑन करती हैं चीज़ को कि मसला है, हमें पता है और हमारी गलती भी है तो उसको भी ऑन करती There हैं। are बहुत बड़ी people बात जिनसे है। आप बात करें तो गायब हो जाते हैं, लेकिन मुसर्रत साहिबा ऑन मिसनीज, वी अप्रिशिएट दैट एंड आई विल टेक अ ब्रेक हियर। ब्रेक के बाद फिर सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। बड़ा ही अहम मामला है, सारी मामले बहुत अहम है लेकिन ये मामला बहुत ज़्यादा अहम है क्योंकि इस मामले से हमें दीन में भी रोका गया है। Exactly, और यही। बिल्कुल, और हम देखें इसराफ ना करो। कितनी भूख है Clear हमारे हुक्म है इर्द गिर्द। हम देखते हैं तो लोग भूखे सो रहे होते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं कि किसी भी जगह पर, इवन घर के अंदर भी ऑर्डर करते हैं या घर में खाना बनाते हैं तो कितना खाना हम ज़ाया कर देते हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफ़ा दाखिल हो रहे थे तो देखा रोटी का एक टुकड़ा पड़ा हुआ है, तो आपने वो टुकड़ा उठा लिया और मुखातिब होकर उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से फरमाया कि इसका एहतराम होना चाहिए, इसलिए कि जहाँ से चला जाता है वहाँ वापस नहीं आता। यानी रिस्क का एहतराम, अल्लाह की दी हुई नेमतों का एहतराम, इसराफ से, फजूल खर्ची से, चीज़ों को ज़ाया करने से ममानियत, ये वो तमाम चीज़ें हैं जो कि हमारी दीन का हिस्सा हैं। दूसरों का एहसास करना, अपने जो जायद चीज़ें हैं वो उनको दे देना, ये तमाम मामला जो है पता नहीं क्यों हम भूलते चले जा रहे हैं। भूलते चले जा रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के माहौलियाती प्रोग्राम के फूड वेस्ट इंडेक्स की हम बात कर रहे हैं, जो रिपोर्ट हमने उठाई है। हर साल 900 मिलियन टन से ज़्यादा खुराक ज़ाया हो जाती है, जिसमें से 60% घरों में ज़ाया होती है, मेरे और आपके घर में ज़ाया हो रही होती है। और पाकिस्तान ग़िज़ाई तौर पर गैर महफूज ममालिक में शामिल है और इंतहाई खतरे वाले ममालिक के अंदर है। ये ग़िज़ा इतनी है कि ये काफ़ी है कि दुनिया में जितने लोग हैं उनकी भूख मिट जाए। भूख मिट जाए। ये जो भूखे सो रहे होते हैं उसमें हमारा और आपका भी जिम्मेदारी है, इसलिए कि हम अपने घरों में ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें ले आते हैं, उन्हें बनाते हैं, खाते नहीं हैं, फेंक देते हैं, वो किसी के इस्तेमाल में नहीं आती हैं और बहुत सारे लोग जो हैं उसी खुराक को तरसते हुए भूखे सोते हैं। अपने वतन की बात करें तो इसमें 40% ग़िज़ा जो है उसे ज़ाया किया जाता है। आदाद शुमार को देखा जाए तो पाकिस्तानी आबादी के 70 अफराद एक मतवाजन ग़िज़ा इस्तेमाल करने की इस्तात नहीं रखते। 70 लोग जो हैं, मतलब 100 में से 70% बन गए, जो है वो नहीं होते। दुनिया भर से भूख का खात्मा अक़वाम मुत्तहिदा के 2030 के पायदार तरक्याती अहदाफ में शामिल है, लेकिन अब भी आलमी सतह पर आबादी का एक बड़ा हिस्सा भूख या ग़िज़ाई किल्लत का शिकार है। अच्छा, कभी हम रेस्टोरेंट्स में जाए ना फरा, हम ये देखते हैं कि हम ऑर्डर कर लेते हैं, अब तो शायद कुछ लोग पैक करवा कर ले जाते हैं, घर जाके पता नहीं खाते हैं या नहीं खाते हैं, लेकिन वहाँ पर इतना खाना ज़ाया होता है। प्लेट के अंदर, शादियों के अंदर तो हमारा काम ही है ना कि हमने तो भर भर के डालना है और फिर खा सके या ना खा सके, हमारी आंखों की भूख जो है ना सिर्फ वो पूरी हो, पेट की भूख उतनी है या नहीं, नीयत नहीं भरती हमारी। और ये शादियों के ऊपर जो खाना ज़ाया किया जाता है ये तो जिसे कहना चाहिए ना क्रिमिनल है और हम सब इस जुर्म में शरीक हैं। हम प्लेटें भर भर के चीज़ें जो है वो ज़ाया करते हैं। तो इस हवाले से बातचीत करते हैं। हमारे साथ में इरशाद अंजुम साहब जो फूड एक्सपर्ट हैं और हॉस्पिटैलिटी के साथ मुंसलिक हैं एक लंबे अरसे से। बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। फरमाइएगा, ये जो हमारे सामने फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, आपकी तो ऑब्जर्वेशन होगी, लोग एहसास करते हैं कि हम ज़ाया कर रहे हैं, हम अल्लाह ताला का हुक्म जो है उसकी नाफरमानी कर रहे हैं, या बिल्कुल बेफिक्र होकर खाते हैं? हमारी काफ़ी ख्वाहिश होती है कि हम कस्टमर को एजुकेट करें, तो कहीं तो एजुकेट हो जाते हैं, बात का वो नहीं होते। वैसे जो 5 स्टार होटल्स हैं या 5 स्टार जितने भी शादी हॉल्स हैं, तो दे आर वेरी कॉस्ट कॉन्शियस एंड द प्राइस कॉन्शियस। हमें पता है कि ये कहाँ से फंक्शन, कहाँ से वेडिंग आ रही है, हमारी फंक्शन शीट निकलती बता देते हैं बिग ईटर्स आर नॉट बिग ईटर्स, उस तरह से खाने की तैयारी होती है। और होता ये है कि हमारी जो तैयारी होती है तकरीबन 700 to 800 ग्राम की तैयारी करते हैं पर पर्सन। अगर मुझे यह पता लग जाए वेडिंग गुजरांवाला से आ रही है, सियालकोट से आ रही है, फिर हम तैयारी करते हैं 11 से 12 ग्राम की तैयारी करते हैं। दे आर बिग ईटर, दे आर बिग ईटर। तो हम बड़े कॉस्ट कॉन्शियस होते हैं। जितने 5 स्टार होटल्स हैं, अगर हमारा खाना बच जाता है होटल्स का या शादी हॉल्स का, या स्टाफ खा लेता है, जितने भी 5 स्टार होटल्स हैं हम स्टाफ को फ्री देते हैं ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर एंड सपर।
जो लंच का खाना बचता है हम डिनर में यूज़ कर लेते हैं, फिर हम उनको मेन्यू तैयार नहीं करते, या फिर शाम का खाना जो बचता है वो फिर हम रात को सब पर जो स्टाफ देते हैं वो खाना तैयार नहीं करते। ये चले खाना सर, हम आप सर्व तो अपनी करते हैं। कॉस्ट कटिंग करते हैं ना, हो गया। हम लोगों के रवैयों की बात कर रहे हैं कि शादी में लोग आए हैं, बुफे लगा हुआ है, प्लेटें भर भर के उन्होंने लेनी कि मुफ्त के माले मुफ्त दिले बेरहम, मतलब उड़ाओ ये खाओ। बिल्कुल हमने आप पैसे ठीक- नहीं देने, आखिर हमने पैसे भी तो पूरे करने हैं। आप ठीक कह रही हैं, हम जो होटलियर हैं हम किसी का हाथ नहीं पकड़ सकते। आप बिल्कुल 100% ट्रू कह रही हैं कि लोग खाना बहुत ज़ाया करते हैं, प्लेटें लेते हैं, पहाड़ बना के लेके आ जाते हैं, और कई लोग बैठे होते हैं, एक आदमी एक प्लेट पर के दरमियान में रखता है, खाएं या ना खाएं वो खाना ज़ाया होता है। तो इज़ नॉट राइट थिंग्स, मतलब ये वैसे भी गुनाह है। हमारी पूरी कोशिश होती है कि लोग को एजुकेट करें। जैसे भी आपने फरमाया कि हमारे रेस्टोरेंट वगैरह में 5 आदमी या 6-7 आदमी खाना ऑर्डर कर देंगे, उसके बाद क्या होगा, घर ले जाएंगे, पता है नौकरों देते हैं, क्या करते हैं क्या नहीं करते, फेंकते क्या करते हैं। आई थिंक दिस इज राइट साइन। अभी हमारी ये प्लानिंग हो रही है कि खाना कुछ बच भी जाता है, जो वो अपना जो पनाहगाहें बनी हैं अपना इमरान साहब ने बनाई हैं, वहाँ खाना भिजवा दिया जाए। लेकिन ये एक बड़ा प्लस पॉइंट है जो मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने किया था। पहले 4-5 डिशेज होती हैं ना, ओनली 1 डिश अलाउ। जब 5-6 डिशेज होती थी खाना बड़ा ज़ाया होता था, तो खाना हमने हर डिश को भरना होता था। अब 1 डिश है, उससे ये फ़ायदा है खाना काफ़ी कम ज़ाया होता है। लोग प्राइस भी कॉन्शियस है, उसकी रेट भी कम है और ज़्यादा डिशेस भी नहीं दे रहे। अब 1-2 सूबे हैं वहाँ कोई पाबंदी नहीं है, 4-5 डिशें दी जा रही हैं, खाना ज़ाया हो रहा है भाई। ये तो उनको किसी को अच्छा, कुछ शर्मिंदगी कभी आपने किसी के चेहरे पे देखी है कि शर्मिंदगी हो रही हो कि जी के बच्चे को भी प्लेट में उतना ही डाल के दे दिया जाता है जितना वो शख्स खुद डाल रहा होता है, या हमें तो फील ही नहीं होता कि ये भी कोई मसला है या ये कोई बुरी बात है खाना ज़ाया करना, क्योंकि वो भी खाना आप अपने एम्प्लॉयज़ को या पनाहगाहों में नहीं भेज सकते। जो प्लेट के अंदर डाल दिया गया वो कितनी बड़ी तादाद में होता है, उसको कैसे तल्फ किया जाता आप है? बिलीव मी, एज ए डायरेक्टर ऑपरेशन ऑफ द होटल्स, मैंने कितने दफ़े मैंने देखा कि मैं खुद टेबल पे गया हूँ, मैं कहा मैम यू कैन फिनिश दिस फूड, यू थिंक योर किड कैन फिनिश दिस फूड, ओ वी ब्रॉट इट हियर। 2 बंदे बैठे हुए हैं, 5-6 प्लेट भर के सामने ले आए हैं, उनका आंखें नहीं भरती, खाना तो लेके आ गए हैं, लेकिन इतना खाना ज़ाया हो रहा है। व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू थ्रो इन द ट्रैश दैट फूड, वी कैन यूज इट अगेन, वी हैव टू थ्रो इट। ये बताइएगा कि जैसे आपने कहा कि आप ये एस्टिमेट तो लगा लेते हैं कि कौन से इलाके से आ रहे हैं, कितना खाने वाले होंगे, क्या ये खुराक ज़ाया करने वाले लोगों पे कोई ख़ास लोग हैं? नहीं, दरमियाने तबके के लोग ज़्यादा ज़ाया करते हैं, अमीर लोग ज़्यादा ज़ाया करते हैं, पढ़े लिखे करते हैं, जाहिल लोग जिनको इतनी तालीम नहीं या होती, सब शऊर नहीं होती? इस हमाम में नंगे हैं, हाँ। एक जैसे? नहीं, मतलब 50% यू कैन से, अच्छा, यू कैन से 50% जो देहात से लोग आते हैं उनको कभी कभार मौका मिलता है 4 to 5 स्टार होटल वगैरह आने का। अब वो पेटे भर भर के ले आते हैं, तो उनको कभी बहुत को तो एक तो चांस मिलता है होटल आने का। वो कहते हैं जी हमने अब जो सलामी जो दी है वो तो पूरी करो। आई मीन दे वेस्ट अलॉट फूड, मतलब जो खास कर देहात से लोग आते हैं या फिर हमारे दूसरे शहरों से आते हैं, मतलब खाना कम है, ज़्यादा करना है। और इन द वेडिंग इज नॉट वेरी डिफिकल्ट फॉर अस के आगे से प्लेट उठा लीजिए, कुछ किया जाए। हाँ, बिल्कुल, वो ये तो तो उनके अंदर एजुकेशन होनी चाहिए, दे शुड थिंक। लेकिन एक एस्टीमेट लगाते हैं सर, लोगों को भी समझने में आसानी हो, हमें भी समझने में आसानी हो। एक बारात आती है आपको, खा किसी भी जगह से आए, हम एक नॉर्मल रखते हैं, उसके बाद जो खाना ज़ाया होता है उससे कितने लोगों का हम पेट भर सकते हैं जो प्लेटों के अंदर ज़ाया होता है, ताकि लोगों को पता लगे कि ये खाना कितना अहमियत का हामिल है, कितने भूखे लोगों का पेट भरा जा अगर सकता है। 500 आदमियों का फंक्शन है, कम से कम 60 to 70 लोगों को फीड हम कर सकते हैं। इतना 60 खाना से ज़ाया 70 होता है। लोगों को। हाँ जी, अब ये समझ कि 10% खाना ज़ाया होता है। ठीक है, और अगर वो हम अपने हाथ से खिला दें तो वो बेहतरीन सदका हाँ हो जी, सकता है उस बिल्कुल शादी ऐसा का, That's कि हम true, अगर that's खुद बजाय ज़ाया करने के हम कहें चले हम 60-70 गरीबों को भी साथ खाना खिलाएंगे उसी शादी में जब हम अपने अजीज़ और रिश्तेदारों को खिला रहे होंगे। थैंक यू वेरी मच। सेशन होने चाहिए, लेट वी हैव टू एजुकेट द पीपल, प्लीज डोंट वेस्ट द फूड। जैसे भी आपको पता है 10% डिस्काउंट अगर फूड ज़ाया नहीं करेंगे तो दैट्स वेरी गुड साइन। बिल्कुल ठीक है इरशाद साहब, बहुत शुक्रिया आप आए और आप अपनी जो एक्सपर्ट दे रहे थे। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। ये बड़ा अहम मामला है और इस पे हमें उम्मीद है कि आप सब इस पे सोच रहे होंगे। खैर, अब जैसे जैसे मौसम तब्दील हो रहा होता है, कई सवालात हमारे दिमाग में होते हैं। कल हमारे दिमाग में ये सवाल था कि अब हमें खुराक क्या खानी चाहिए और कपड़े क्या पहनने चाहिए, क्या सर्दी तो नहीं लग जाएगी। कल अब मौसम सर्द हो गया और ठंड लगना शुरू हो गई थी। हाँ जी, अचानक हुआ ना, यही बात कल फरा मुझे कर रही थी। 2-3-4 डिग्री का अचानक टेम्परेचर शिफ्ट में आता है। सुबह में और शाम के टेम्परेचर में भी फर्क होता है। सो वो कल हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया कि टेम्परेचर शॉक नहीं देना खुद को भी, अपनी बॉडी को भी। हमजा हम नहाते हुए बाजू का गरम जाते हैं और ठंडा पानी डालते हैं, इससे भी स्ट्रोक हो सकता है। सो वी हैव टू बी वेरी कॉन्शियस कि हमने टेम्परेचर शॉक नहीं देना। लेकिन अब तो बहुत बड़ा मसला हमें जल्द का भी तो होता है ना, कि हम उसकी केयर नहीं कर रहे होते हैं और फिर हम परेशान हो जाते हैं
कि क्या मामला है। अब सर्दी जो है वो जा रही है और अब बाहर का मौसम है, उसके बाद गर्मी आ रही है, तो अपने इस मौसम के अंदर जब मौसम तब्दील हो रहा है तो जिल्द की हिफाजत करना कितना ज़रूरी है और ये कैसे की जाए, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। डॉक्टर अर्मिला से पूछते हैं, वेल नोन जैसे कि ये डर्मेटोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर अर्मिला, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस एंड गुड मॉर्निंग। फरमाइएगा, मौसम चेंज हुआ और हमें साथ ही रंग काला पड़ने की जो है ना फिक्र पड़ जाती है, तो ये बाहर के मौसम में आपके ख्याल में कितना हमें अपने रिजीम को चेंज करने की ज़रूरत है? सर्दियों से अब क्या करना है? पहले सर्दियों में जो हम करते थे हैवी मॉइस्चराइजर्स, क्या अभी भी लगाते रहें? अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच फरा। इससे पहले वाला जो आपका टॉपिक था वो भी मैं देख रही थी, बहुत अमेजिंग टॉपिक था, बहुत अच्छा आपने पिकअप किया टॉपिक। जो अभी आप टॉपिक स्टार्ट करने लगे हैं कि कुछ डिग्री सेंटीग्रेड से भी फ़र्क पड़ जाता है टेम्परेचर के ऊपर, तो उसी तरह ऑफ कोर्स हमारी स्किन की जो केयर होती है, मैंने पहले भी प्रोग्राम में बताया था कि सर्दी के आते वक्त डिफरेंट होती है, और जब सर्दियों से हम बाहर की तरफ जाते हैं तो फिर और मसाइल शुरू हो जाते हैं और फिर उसके बाद एकदम से गर्मी हो जाती है। तो बात यह है कि इस वक्त आपको पता है कि बहुत ज़्यादा लोगों को स्किन की सेंसिटिविटी का इशू हुआ हुआ है, हमारे क्लिनिक्स पे भी आ रहे हैं, और जनरली भी आपने सुना होगा कि हमें रैशेज़ हो रहे हैं, खारिश हो रही है चेहरे पे, आंखों में खारिश शुरू हो गई है। उसका रीज़न ये है कि बाहर के मौसम के आते के साथ ही पोलन काउंट बढ़ जाता है फ़िज़ा के अंदर। अब पोलन एक ऐसी चीज़ है, दिखाई तो देती नहीं है कि हम उससे बच सकें, तो उसका तरीक़ाकार यही होता है कि जो बहुत सेंसिटिव लोग हैं वो इस मौसम के स्टार्ट से पहले ही, मतलब आमद से पहले ही थोड़ी सी हिफाजत करनी शुरू कर दें। उसके अंदर जिनको तो बहुत ज़्यादा मसले हैं, मतलब आंखों के अंदर बहुत इचिंग है, स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई होती है या हर चीज़ के साथ रिएक्ट करने लग जाती है, तो उनको तो चाहिए कि वो पहले से ही कोई ना कोई एंटी एलर्जी का इस्तेमाल शुरू कर दें, जो कि टैबलेट फॉर्म में मिलती है हमारे पास, बड़े आसानी से अवेलेबल है, आपका डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब कर देगा। दूसरी चीज़ ये है कि मॉइस्चराइज़र का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं छोड़ना। मॉइस्चराइज़र तो इस टाइम पे आपको ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि जब ड्राइनेस की तरफ स्किन जा रही है, एलर्जी हो रही है, ख़ारिश हो रही है आंख पे, तो आप थोड़ा अवॉइड करने लग जाते हैं कि हम कोई चीज़ चेहरे पे ना लगाएं, तो वो एक विशियस साइकिल में स्किन चली जाती है कि ड्राइनेस, ओवर ड्राइनेस, इचिंग और फिर मज़ीद ड्राइनेस। तो बेहतर यही होता है कि अपना मॉइस्चराइज़र आप कंटिन्यू करें, लेकिन अगर मॉइस्चराइज़र में कोई परफ्यूम्ड इंग्रेडिएंट डला हुआ है, कोई ऐसी चीज़ है कि बहुत फ्रेगरेंस है या आपको लगता है कि लगाने से जलन हो रही है, तो फिर उस सूरत में ज़रूर डॉक्टर को दिखा लें, क्योंकि मॉइस्चराइज़ रखना भी ज़रूरी है, लेकिन अगर उसकी कोई कंपोनेंट आपको तंग कर रही है तो उसका ज़रूरी है कि डॉक्टर से एक दफ़ा उसको दिखा लिया जाए कि ये मेरी स्किन के लिए ठीक है या नहीं। इस मौसम में यूजुअली हम लोग समटाइम्स माइल्ड स्टेरॉइड्स देते हैं लोगों को जो बहुत एलर्जी प्रोन होते हैं, जिनकी आंखों से पानी आ रहा है और फिर वो बहुत ज़्यादा आंसुओं की वजह से इर्द गिर्द आंखों की स्किन और इसके अलावा स्किन जो चीक्स की स्किन है वो भी बहुत ज़्यादा ख़राब होने लग जाती है। तो हम ऐसी सूरत में लोगों को आई ऑइंटमेंट्स भी देते हैं जिसके अंदर थोड़ा सा स्टेरॉइड डला होता है। इसके अलावा हम लोगों को चेहरे पे लगाने के लिए भी कुछ क्रीम्स और ऑइंटमेंट्स देते हैं। यूजुअली मैंने देखा है कि जो हमारे ऑफिस में, क्लिनिक्स में जो प्रोसीजर्स हो रहे होते हैं, छोटे छोटे सिंपल प्रोसीजर्स, आजकल हमें फरवरी से रिपोर्ट होना शुरू होता है कि लोगों ने रिएक्ट करना शुरू कर दिया उस सिंपल प्रोसीजर के साथ जो वो पहले सर्दियों में बड़े कंफर्टेबली करा रहे थे, क्योंकि अब उनकी स्किन थोड़ी सी चेंज हुई एनवायरनमेंट के साथ, ड्राइनेस थोड़ी ज़्यादा हो गई बिकॉज ऑफ पोलन और पोलन काउंट बढ़ने की वजह से, या फिर गर्मी ज़्यादा होने लग गई है, तो उनकी जो इंटेंसिटी पहले थी लेज़र की या जो हम लोग उनकी प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे थे, जो उनकी कॉम्पोजिशन थी, आज वो उनको तंग करने लग गई है। तो हमें उसके ऊपर भी एज डॉक्टर्स इन आवर क्लिनिक्स हम उसके ऊपर भी वर्कअप करने लग जाते हैं विद सेंसिटिव स्किन इश्यूज़। ठीक है डॉक्टर अर्मिला, हमें ये बताएं, बच्चों के लिए ख़ास तौर पे माएँ बच्चों के हवाले से बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं, फिर सोचती रहती हैं कि क्या कोई मॉइस्चराइज़र लगाना भी चाहिए बच्चों को, नहीं लगाना चाहिए, कौन सी क्रीम्स लगानी चाहिए बच्चों को, और रैशेज़ जो है वो इस मौसम के अंदर बच्चों का बहुत बड़ा मसला है। जी देखिए, बच्चों की तो स्किन सबसे ज़्यादा इसलिए सेंसिटिव भी होती है और रिस्पॉन्ड भी करती है कि बच्चे बहुत ज़्यादा बाहर फिरते हैं, खेलते हैं, धूप में जाते हैं, स्कूल भी जा रहे हैं बच्चे, और वो उतनी हिफाजत नहीं कर सकते, ना ही वो छोटी छोटी बात को हमें बताएंगे कि आज मुझे खारिश हो रही है या ड्राइनेस होती है, वो नहीं बता रहे होते ये चीज़ें, तो उनकी स्किन ज़्यादा जो है वो रिएक्ट भी कर जाती है, प्रॉब्लम भी देने लग जाती है। बच्चों के लिए तो बहुत अच्छे अच्छे मॉइस्चराइजर्स अवेलेबल हैं मार्केट के अंदर, अगर आप जाके चेक करें तो जितने भी अच्छे ब्रांड्स हैं जो कि मॉइस्चराइजर्स बनाते हैं, या एक्जिमा वाली स्किन या आप समझ लो कि एलर्जी वाली स्किन के लिए जो खास प्रोडक्ट्स बनती हैं, उनमें बच्चों की प्रोडक्ट्स
सेपरेटली आती हैं ओवर सेंसिटिव स्किन के लिए या फॉर किड्स यूज़ के लिए। तो वो प्रोडक्ट्स आप ज़रूर अपने बच्चों को, अगर वो नहीं भी शिकायत कर रहे तो वो इस्तेमाल ज़रूर कराएं। मॉइस्चराइज़र ज़रूर इस्तेमाल कराएं, सन प्रोटेक्शन क्रीम ज़रूर इस्तेमाल कराएं। उनको समझाएं कि अगर कोई भी प्रॉब्लम है स्किन पे, या वो बाहर मिट्टी से खेल के आते हैं या स्कूल से खेल के आते हैं, तो चेहरे को सही तरीके से वॉश करें, हाथों को अच्छी तरीके से धोएं और उसके बाद फ़ौरन मॉइस्चराइज़ करें। ये हैबिट हमें डालनी पड़ेगी अपने बच्चों में, क्योंकि अभी कोविड की वजह से, कोरोना वायरस बहुत ज़्यादा, बार बार हम बच्चों के हाथ धुलवाते हैं, उनकी सफाई का ज़्यादा ख्याल रखा जा रहा है, मास्क पहनते हैं। तो जब मास्क पहनते हैं उससे भी चेहरे पे बच्चों के, जो बच्चे एलर्जी प्रोन है, ज़्यादा एलर्जीज़ होती हैं। तो हमें उनको खुद से ये गाइड करना पड़ेगा कि बच्चों जब भी आप हाथ धो तो अगर वॉशरूम के अंदर ही एक मॉइस्चराइज़र साथ रख लिया जाए जो पंप फॉर्म में हो, क्विकली बच्चे अपने हाथ पे लगा लें, चेहरे पे लगा लें, तो वो बहुत आसानी पेरेंट्स के लिए भी हो जाएगी, बजाय इसके कि बच्चे बाद में हमारे क्लिनिक्स पे आके इलाज करवा रहे हो। ये घर के अंदर अगर सिंपल रेमेडीज़ कर ली जाए तो आई थिंक दिस इज़ इनफ। अच्छा डॉक्टर मिला, ये भी बताइए, जैसे आपने खुद जिक्र किया, अब मौसम चेंज हो रहा है, सर्दियों में तो मास्क लगा लेते थे, गुजारा हो जाता था, अब तो गर्मियों में आएगी सख्त किस्म की स्वेटिंग इस एरिया में, और वहाँ पे बहुत सारे लोगों को एलर्जी भी हो रही है, हो भी जाती है, और वो मास्क पहनना भी बड़ा तकलीफदेह होगा। हाउ टू ईज इट आउट, आप इसमें क्या सजेस्ट करेंगी? जिन लोगों को एक्नी हो जाती है, हाथ से निकल आते हैं, वो क्या करें? देखिए जी, मास्क पहनना तो हमारे लिए इस वक्त बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ज़िंदगी से आगे तो कोई चीज़ नहीं है। ज़िंदगी को तो प्रोटेक्ट करना लाजमी है, अपनी सेहत का ख्याल रखना, दूसरों को प्रोटेक्ट करना, इसके अंदर तो देर इज़ नो सेकंड थॉट, हम सब ने मास्क पहनना है। अब मास्क के अंदर टाइप्स हैं जो मैंने एक दो दफ़ा पहले बताने की कोशिश की हैं। आप देख रहे हैं कि कुछ मास्क हैं जो कि N95 मास्क हैं, जो कि मेरे पास एक पड़ा भी हुआ है, इस तरह का मास्क होता है N95। ये ज़्यादातर वो लोग पहनते हैं जो कि हेल्थ केयर के अंदर काम कर रहे हैं, डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, नर्सेज हैं। इसके अलावा इसी तरह का मास्क पहनते हैं वो लोग जो को बहुत ज़्यादा एलर्जी प्रोन होते हैं, जिनको अस्थमा की शिकायत होती है। उस मास्क के अंदर एक फ़िल्टर भी लगा होता है ताकि उनको ब्रीदिंग में आसानी हो। नेक्स्ट चीज़ आती है जो सिंपल सर्जिकल मास्क होते हैं, जो ग्रीन ब्लू कलर में अवेलेबल हैं मार्केट में। लोग वो बहुत कॉमनली, जो कॉमन लोग हैं, जो आम, जिनका इतना ज़्यादा हॉस्पिटल्स में, क्लिनिक्स में मरीज़ों के साथ इतना कॉन्टेक्ट नहीं है, वो नॉर्मल अगर बाज़ार में फिर रहे हैं अपनी शॉपिंग, तो वो वाला इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके अलावा एक आए में जो थोड़े से, जिसके अंदर मिक्स्ड मटेरियल है, उसके अंदर थोड़ा सा आप समझ लो कि जिस तरह से मिक्स्ड फैब्रिक्स होते हैं, कपड़ा मिक्स्ड होता है, उसी तरह से ये मास्क भी मिक्स्ड वाला आ रहा है, या उसमें कलर यूज़ हुआ है, ब्लैक कलर है, पर्पल, डिफरेंट कलर्स के भी मास्क आए हुए। वो मास्क भी लोगों को एलर्जी दे सकते हैं, क्योंकि उसका जो जिस मटेरियल से वो बना हुआ है वो मटेरियल तंग कर सकता है, या उसकी जो डाई यूज़ हुई है वो तंग कर सकती है। ऐसी सूरत में आप मास्क को चेंज करके देख लें, एक किस्म के मास्क से आप दूसरे किस्म के मास्क के ऊपर स्विच कर जाए। दूसरी चीज़ ये होती है कि ज़्यादा एलर्जी इस पार्ट के ऊपर होती है, जहाँ से आके वो क्लिप यहाँ पे पिंच करते हैं, मास्क का जो क्लिप होता है वो यहाँ पर आके पिंच करता है आपके नोज़ के पास, और ये वाली जगह को हमने कोशिश करनी होती है कि ये सील्ड रहे, ताकि इसके अंदर एयर जो है, कंटेमिनेटेड जो एयर है वो अंदर एंटर ना हो। तो ज़्यादातर रैश इस पार्ट पे आ रहा है, जिसको हम लोग बटरफ्लाई रैश, हमारी ज़बान में उसको बटरफ्लाई रैश कहा जाता है, मतलब नाक और चीक्स के अराउंड। तो यहाँ पे लोगों को ज़्यादा मसला होता है। और दूसरी चीज़ जो फ़रा ने बोली, जो मुहासे निकल आते हैं, वो ऑक्लूजन की वजह से होता है कि एक ही मास्क के अंदर आप बहुत देर तक सांस ले रहे हैं, तो लोगों की जो एक्नी प्रोन स्किन है उसमें बहुत ज़्यादा मुहासे, ऑयलीनेस, ग्रीसीनेस, ये बहुत ज़्यादा हो जाती है। इसका सलूशन ये कि अगर तो एलर्जी हो रही है, आपको इरिटेशन प्रॉब्लम हो रही है, तो इस तमाम हिस्से के ऊपर जो आपके डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया हुआ है आपको एलर्जी के लिए जो एक दवाई, वो ज़रूर इस जगह पे लगा के फिर मास्क पहन लें। उससे एक प्रोटेक्शन भी मिल जाएगी और वो जगह थोड़ी सी आपकी उसी वक्त काम डाउन हो जाएगी। नेक्स्ट चीज़ ये कि मॉइस्चराइज़ करने के बाद मास्क पहनने। जो एलर्जी प्रोन लोग हैं उनके लिए मैं ये कह सकती हूँ कि अगर वो ऐसी जगह पे बैठे अपने दफ्तर के अंदर आ गए हैं और वहाँ पे अकेले काम करें, तो उस वक्त मास्क पहनने की ज़रूरत नहीं है, उस वक्त वो उतार भी सकते हैं। उसके बाद जब वो दोबारा पब्लिक में जाएँ या क्रॉस करें कोई कॉरिडोर या लिफ्ट में जा रहे हैं, तो उस वक्त ज़रूर मास्क पहन लें। इसी तरह जब शॉपिंग के लिए जा रहे हैं उस वक्त पहने, क्राउडेड एरियाज़ में पहने। अननेसेसरी जो एक्नी बहुत सिवियर हो जाए जिन लोगों को, उनके लिए अननेसेसरी मास्क पहनने की मेरे ख्याल में वो थोड़ा सा केयर कर लें तो बेहतरी आ सकती है। इसके अलावा स्किन को क्लीन अप ज़्यादा रखें, धोएं, सिंपल जो सोप एंड वाटर है उसके साथ धोएं, और जो डॉक्टर ने आपको अपनी एक्नी के लिए दवाइयाँ दी हुई हैं उनका इस्तेमाल करें, लेकिन ओवर ड्राई भी ना कर लें कि कई लोग ओवर ड्राई करके भी प्रॉब्लम में आ जाते हैं। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर उर्मिला जावेद, बहुत शुक्रिया आपका, सवेरे पाकिस्तान का आप हिस्सा बनी। और अभी मौसम तब्दील होते साथ जो हमें मसाइल आएंगे जेल के, उस हवाले से वो हमें उसके बारे में आपको अपडेट कर रहे थे। फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद स्टे विद अस। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे
वेलकम बैक। सुबह सवेरे पाकिस्तान आप देख रहे हैं और एक अहम मामला इस वक्त पूरी दुनिया की मीडिया पे छाया हुआ है और हमजा बस मुझे उस पर फिर एक शेर याद आ गया, वक्त किसकी रौनक पे खाक डाल गया, ये कौन बोल रहा था खुदा के लहजे में। सुपर पावर्स जो हैं वो पूरी दुनिया को कहती हैं नस्ली इम्तियाज़ात, रंगत के इम्तियाज़ात या फिर डिस्क्रिमिनेशन, और ख़ुद वो समझते हैं कि वो चैम्पियन है ह्यूमन राइट्स के और इक्वालिटी के और मसावात के और बराबरी के। लेकिन एक मामला ऐसा उभर के सामने आया है जो कि बरतानी शाही ख़ानदान के ऊपर जिससे सवालिया निशान लगा दिया है कि उनकी जो बहू है मेगन मार्कल, उन्होंने एक तहलका खेज़ इंटरव्यू दिया है जिसमें उन्होंने बहुत सारे राज अफशा किए हैं और सबसे बड़ा जो एलिगेशन वो यही है कि रेसिज्म उनकी रंगत की वजह से और उनके ओरिजिन की वजह से उनके साथ तासुब का रवैया और सलूक रखा गया, जो कि एक बड़ी बात है। आज अमेरिका की तरफ से भी एक अहम बयान आया है, उन्होंने कहा है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, कोई भी शख्स अपनी ज़ात के बारे में अपने बारे में सच बोलता है तो एक अच्छी बात है। सो इसका मतलब ये है कि ये मामला बहुत अहम और संजीदा हो गया। अच्छा, वैसे मुझे लगता है शाही ख़ानदान को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेडी डियाना का मामला था, शाही ख़ानदान को क्या फ़र्क पड़ा था, इतनी ज़्यादा बातें हुई थी। और वैसे भी जो उन बरतानिया के अंदर हम देखा जाए, ताजे बरतानिया का जो कॉन्सेप्ट है उसके अंदर शायद फ़र्क नहीं पड़ता उन लोगों को, लेकिन एक डिबेट है जो पूरी दुनिया में शुरू हो गई है। रेसिज्म की बात पहली दफ़ा खुल के सामने आई है ना कि उनके अंदर नस्ली इम्तियाज़ या फिर रंग के ऊपर इतना ज़्यादा उन्हें, और फिर मुझे मेरी आंखों में आंसू आ गए थे जब मैंने हैरी का यह बयान सुना कि मुझे अपनी माँ की तकलीफ का अंदाज़ा होता है कि मैं और मेगन तो इकट्ठे हैं लेकिन वो अकेली थी। तो वो जो मैंने शेर पढ़ा वो इसी कॉन्टेक्स्ट में पढ़ा कि बाज़-औक़ात वक्त जो है ना, ये सबसे बड़ी, लोग कहते हैं डेमोक्रेसी इज़ द बेस्ट रिवेंज, टाइम इज़ द बेस्ट रिवेंज। बिल्कुल। और ये जो इंटरव्यू है ये अमेरिका में नशर हुआ। मेगन मार्कल का ये कहना है कि शाही ख़ानदान की जानिब से उनको तहफ़्फ़ुज़ ही नहीं मिला, और फिर एक मौका तो ऐसा आया था कि वो अपनी ज़िंदगी जो है ख़त्म करने के बारे में सोच रही थी, और बहुत अजीब सा मामला था। फिर वो जो आपने नस्ली इम्तियाज़ की बात की, उनका कि वो सबसे ज़्यादा ये सोच रहे थे कि जो आने वाला बच्चा है उसकी रंगत कितनी ज़्यादा काली होगी। सो ये एक बहुत अहम डबल स्टैंडर्ड्स की जब हम बात करें ना, तो ये असल में इशारा तो उसी तरफ जाता है ना। अब हम अगर खुल के बात करें, लेकिन ये एक इंटरव्यू जैसे हमजा ने कहा, लेडी डियाना का भी एक ऐसा ही बड़ा ओपन कन्फेशन आया था जिसमें उन्होंने खुल के अपनी गलतियों का भी एतराफ़ किया था और अपने साथ होने वाले सलूक के ऊपर भी बात की थी, अपनी गलतियों की वजूहात के बारे में भी बात की थी कि उन्होंने जो गलत किया उसके पीछे क्या बैकग्राउंड था। लेकिन उसके बाद उनके साथ जो ट्रेजेडी हुई वो भी हमने देखी। सो अब ये इंटरव्यू जो कितना इफेक्ट करेगा, कितना इन्फ्लिक्ट करेगा शाही ख़ानदान को, इस हवाले से जानने के लिए हम अपने ब्यूरो चीफ से बात करेंगे। गुलाम हुसैन साहब हमारे साथ हैं। गुलाम हुसैन साहब, बहुत शुक्रिया। ये बताइएगा कि ये मामला जो है ये क्या है और ये इंटरव्यू कितना जैसे कहना चाहिए तकलीफ़देह है इस वक्त शाही ख़ानदान के लिए। जी बिल्कुल, बरतानिया का जो शाही जोड़ा था जिनका स्टेटस, रॉयल स्टेटस जो है वो बरतानवी मलका ने जो है वो वापस ले लिया था, मेगन मार्कल और प्रिंस हैरी, इनका जो ये इंटरव्यू है इसने पूरी दुनिया के अंदर जो है वो तहलका मचा रखा है। और इस इंटरव्यू को लेकर जो है वो बरतानिया के जो मुख्तलिफ अखबारात हैं उनके अंदर भी जो है वो बड़ी बड़ी स्टोरीज़ शाया हो रही हैं। इसके अलावा अमेरिका के अखबारात, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जहाँ पर भी आप देखिए अखबारात जो है वो भरे पड़े हैं, क्योंकि जो प्रिंस हैरी हैं और इनकी जो मेगन मार्कल से शादी थी जो कि तकरीबन 3 साल कबल हुई थी, वो शादी से लेकर अब तक जो है जोड़ा मुसलसल जो है वो तनाज़ात का शिकार ही रहा है। और इंटरव्यू के अंदर जो है वो दोनों ने इस तरह के इंकशाफात किए हैं जो कि जिसका बरतानवी सोसाइटी के अंदर आमतौर पर जो है वो तस्वर भी नहीं किया जाता, कि जिस तरह के उन्होंने एक मुतसबाना जो है वो इल्ज़ामात मैं कहूँगा लगाए हैं रॉयल फैमिली के ऊपर। और मेगन मार्कल ने जो है वो पहली मरतबा इंटरव्यू के अंदर ये भी इंकशाफ किया है कि वो इस कदर जो है वो शाही ख़ानदान से डिच हो रही थी कि उनका एक मौके के ऊपर जो है वो ख़ुदकशी करने को जो है वो दिल कर रहा था। और ये बात है, ये एक बहुत सीरियस इसको लिया जा रहा है और अखबारात भी इसको बहुत ज़्यादा जो है वो जगह दे रहे हैं कि जो प्रिंस हैरी हैं वो ये भी कह रहे हैं कि मेरे वालिद जो है वो मुझसे टेलीफोनिक कन्वर्सेशन भी नहीं करते थे, मुझसे बातचीत भी नहीं करते थे। ये भी उन्होंने करार किया है कि उनके जो बड़े भाई हैं प्रिंस विलियम, उनके साथ भी उनके जो तल्लुकात हैं वो पहले जैसे नहीं रहे। ये मेरा ख्याल है इस तरह पहली मरतबा हुआ है कि उनका शाही ख़ानदान का जो मेंबर है, अब ज़ाहिर है साबिक मेंबर है, वो इस तरह के इल्ज़ामात शाही ख़ानदान के ऊपर लगाए कि उन्हें जो है वो सही तरीके से उनकी जो बीवी है उसको शाही ख़ानदान ने कभी दिल से तस्लीम ही नहीं किया। क्योंकि जब जो
मैगन मर्कल है, उसने जो सबसे अहम बात की, उनका ये कहना था कि मुझे जब मेरा पहला बेटा पैदा होने वाला था तो इस तरह की बातें की जा रही थी कि इस बेटे का होने वाले बेटे का रंगत कैसी होगी, कैसा होगा। तो वो कह रही थी कि इस बात ने उन्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ पहुंचाई कि वो तस्वर भी नहीं कर सकती थी कि शाही ख़ानदान के अंदर जो है वो इस तरह का मतसबाना जो है रवैया। गुलाम हुसैन अवान, ये भी बताइएगा, डचेस ऑफ कैम्ब्रिज के हवाले से भी कुछ बात सामने आई। केट मिडल्टन का उन्होंने हवाला दिया कि उन्होंने अपनी गलती तस्लीम की, फिर मुझे फूल भी पेश किए थे। तो ये जो देवरानी जेठानी की लड़ाई है, ये तो हम देखते थे कि इधर ही हमारे यहाँ ही होती है, अब ये शाही ख़ानदान तक पहुँच गई है। इस सारे रवैये के ऊपर, मामले के ऊपर, इंटरव्यू के ऊपर अवाम का रद्द अमल क्या है? वो बहुत ज़्यादा टची है शाही ख़ानदान को लेकर। जी बिल्कुल, ये जो ओपरा विनफ्री का जो इंटरव्यू है, इसके बड़े ज़्यादा यहाँ पर चर्चे हैं और बहुत सारी हमने देखा कि जो एशियन फैमिली हैं वो भी बड़े इसके ऊपर बड़े दिलचस्प तबसरे कर रही हैं, क्योंकि यही कहा जाता था कि जो दरानी जेठानी की लड़ाइयाँ हैं वो शायद एशिया तक ही महदूद हैं या एशियन फैमिली तक है। लेकिन हमने देखा कि इसके अंदर जो केट मिडल्टन थी, उसके बारे में जब मैगन मर्कल ने जिक्र किया तो उनका ये कहना था कि उनके शुरू से ही जो है वो तल्लुकात अच्छे नहीं रहे और यही उनका कहना था कि लगता है कि मुझे इस घर की बहू जो है वो शुरू दिन से तस्लीम ही नहीं किया गया और शायद मेरी रंगत की वजह से। तो ये जो रंगत की वजह से वो बार बार कह रही हैं, इसकी वजह से जो है वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ये बात इस वक्त मौजूद बहस बनी हुई है कि अगर कोई दूसरे रंगत की शाही ख़ानदान के अंदर जो है वो बहू आई है तो उसको क्यों इस तरह तस्लीम नहीं किया गया। तो इस तरह बहुत सारी ख़वातीन भी देखा हमने, ट्विटर पर टॉप ट्रेंड है, इसके अलावा सोशल मीडिया पर ये बात टॉप ट्रेंड चल रही है कि दरानी जेठानियों की जो लड़ाई है वो मलका बरतानिया और जो शाही ख़ानदान तक पहुँच गई है। बिल्कुल ठीक है। ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन अवान जो सूरत हाल पैदा हुई इंटरव्यू के बाद बरतानिया के अंदर, उस हवाले से हमें आगाह कर रहे थे। बहुत चीज़ें जो आइडियल नज़र आती हैं उतनी आइडियल होती नहीं है। जब मेगन की और हैरी की शादी हुई थी तो पूरी दुनिया ने लिखा था कि बहुत सारे टैबूज थे ना। एक तो रंगत का फ़र्क था, ओरिजिन का फ़र्क था, नस्ली इम्तियाज़ था, फिर वो डिवोर्स थी, फिर वो एक्ट्रेस थी। तो ये तमाम वो चीज़ें थी जो कि नो फैक्टर थे, लेकिन नो ही निकला, उनको शाही महल छोड़ना पड़ा। तो प्रिंस हैरी ने उन तमाम नो फैक्टर्स के साथ एक्सेप्ट किया और उसके कॉन्सिक्वेंसेस जो है वो हम देख रहे हैं। आपने देखा द प्रिंस द क्राउन? हाँ, द क्राउन बहुत अच्छा सीजन है। अगर आपने नहीं देखा तो जरूर देखिएगा, आपको अंदाजा होगा कि ये जो सियासत चल रही होती है और जो बिहाइंड द सीन स्टोरीज चल रही होती है वो क्या होती है। और ये क्राउन की तब्दीली से लेके शुरू होता है और अभी तक जो है ये जारी है, सारी है। इसको देखना एक हिस्टोरिकल, हमें मोनार्क हिस्ट्री जो है उसके बारे में बहुत सारा कुछ जो है वो पता चल जाता है। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। यहाँ पर बात करते हैं कि पाकिस्तान के अंदर रोज़ाना हम एक ऐसे टैलेंट को देखते हैं कि हम दंग रह जाते हैं कि ये बच्चे क्या कर रहे हैं और पाकिस्तान में कितना टैलेंट मौजूद है। थोड़े से मौके, ज़्यादा मौके भी नहीं, थोड़े से मौके हों तो ये तबाही मचा देंगे। बिल्कुल पूरी सही, दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन। नो डाउट हमजा, हम बात कर रहे हैं कराची के ज़हीन नौजवान की जिसने टेक्नोलॉजी की दुनिया में तहलका मचा दिया है। 9वीं जमात का तालिब इल्म है, सैयद नमील जाफ़र हैदरी इनका नाम है। व्हाट्सएप तर्ज की एक ऐप तैयार की है जिसमें बहुत सारे ऑप्शंस मौजूद हैं। अपनी ऐप का नाम उन्होंने FF मीटिंग रखा है। हाँ जी, इस ऐप को 5 फरवरी को गूगल ऐप प्लेटफॉर्म पर रखा गया, जिसके वर्जन 1 को अब तक सैकड़ों अफराद जो हैं वो डाउनलोड कर चुके हैं। और ये कैसी ऐप है, ये बनाने का सोचा क्यों, और एंड टू एंड इंक्रिप्शन है या नहीं है, जो सबसे बड़ा सवाल है इस वक्त दुनिया के अंदर, तो ये हमें नबील ही बताएंगे। नबील हमारे साथ मौजूद है। नबील, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? ये हमें बताएं, ख्याल आपको कैसे आया ये ऐप बनाने का, कितने अरसे में बनाई है? वालेकुम अस्सलाम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैंने ये एप्लीकेशन जो बनाई है, ये मुझे इस एप्लीकेशन को बनाने के अंदर 3 साल लगे। आप यानी 7वीं क्लास में थे जब से आपने शुरू कर दिया नबील? आप तो स्कूल का सिलेबस पढ़े होंगे, तो ये प्रोग्रामिंग और ये सॉफ्टवेयरिंग, ये मतलब ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टाइप की चीज़ें, ये कहाँ से आपने सीखी? कैसे? बच्चे तो इस एज में गेम खेल रहे होते हैं, ऐप बनाने का ख्याल कैसे आ गया? मुझे एक तो बचपन से शौक था, फिर मैंने एक गेम भी बनाया था 3 क्लास में, वो काफ़ी 5 मिनट के लिए ऑन एयर किया गया था, तो उस पर काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ आए थे, तो मैं उससे इंस्पायर होके आगे वर्क करता था इन छोटे छोटे प्रोजेक्ट पे। फिर मैंने एक दिन सोचा कि क्यों ना कोई बड़ा काम किया जाए, तो फिर मैंने FF मीटिंग को बनाना शुरू किया। अच्छा, इसका नाम आपने ये क्यों रखा, ये किसका मुखफ़फ़ है, किसका एब्रीवेशन है, ये भी हमें बता दें।
और कौन आपकी मदद करता है? किसी से मदद लेते हैं? क्योंकि 3 साल का बच्चा कैसे गेम बना सकता है और 9th का बच्चा जो है वो कैसे इतनी अच्छी ऐप बना सकता है? जी, मैंने इसका नाम FM मीटिंग इसलिए रखा कि इस FF का मतलब फैमिली फ्रेंड, क्योंकि फैमिली फ्रेंड्स ही ज़्यादातर इस्तेमाल करते, तो मेरी मदर ने मुझे यही सजेस्ट किया कि आप ये नाम रखें। और फिर इसको बनाने की बात है जब तक, तो मैंने ये खुद बनाया है। ये सारी चीज़ें जो हैं ट्यूटोरियल से क्रैश कोर्सेज जो होते हैं उन सब से सारे जो कोर्सेज होते हैं ऑनलाइन, यानी कि हम व्हाट्सएप को अनइंस्टॉल कर दें, एंड टू एंड इंक्रिप्शन है, ये बिल्कुल सेफ है? जी, ये बिल्कुल सेफ़ है। मैं यही बताना चाहूँगा कि जैसे अभी टेलीग्राम से कनेक्टेड हो जाती है, ये बिल्कुल सेफ़ है। इसके अंदर सारा डेटा सेफ है, इंस्क्रिप्टेड कॉल्स होती हैं, इंस्क्रिप्टेड मैसेजेस होते हैं। और आपने देखा होगा कि इसके अंदर मैं काफ़ी जगह बता भी रहा हूँ कि इसमें न्यू सीक्रेट चैट का ऑप्शन है, जिसके अंदर सीक्रेट चैट होती है, उसमें बाकायदा लिखा भी गया हुआ है कि ये एंड टू एंड इंस्क्रिप्टेड होती है। अच्छा नबील, ये बताइएगा, आप 9th में जो सिलेबस पढ़ रहे हैं उसमें कहीं कंप्यूटर आपको पढ़ाया जा रहा है? किसी ने सिखाया है कि ये ऐसे होता है? और एक अहम बात ये कि कहीं आपको अंदाज़ा हुआ था शुरू से ही कि आपको डिफरेंट बच्चे हैं, कोई ज़रा जीनियस टाइप के बच्चे हैं? जी, मैं यही कहूँगा कि मुझे शौक़ था बचपन से पहले। जब छोटा था बहुत, तो गेम खेलता था कंप्यूटर में, फिर आगे शौक़ जो है डेवलप होता गया, तो मैं इसके अंदर आगे काम करता गया। और स्कूल से रिलेटेड जो है वो स्कूल के अंदर कंप्यूटर हमें पढ़ाई जाती है, तो कंप्यूटर्स के बारे में पढ़ाते हैं, लेकिन मुझे जैसे बेसिक्स जो है वो स्कूल में पढ़ाया गया था, बाकी सब मैंने ऑनलाइन कोर्सेज, ट्यूटोरियल्स और वेबसाइट से हेल्प ली। अच्छा, बिल्कुल। नबील, हमें ये भी बताएं कि IT मिनिस्टर अमीनुल हक साहब से आपकी कोई मुलाकात हुई है? उस मुलाकात के बारे में बताएं, वो इम्प्रेस हुए, उन्होंने क्या कहा इस ऐप को जो है हम लॉन्च करने में आपकी मदद करेंगे? कोई बातचीत हुई आपसे? जी, बेशक मेरी अमीनुल हक साहब से, IT मिनिस्टर से मेरी मुलाकात हुई थी और उन्होंने मुझे काफ़ी होप्स दिलाई, काफ़ी मुझे अप्रिशिएट किया और मुझे उन्होंने काफ़ी सारी अप्रिशिएशन दी और कहा कि हम आपको इंटर्नशिप भी देंगे, और काफ़ी सारे उन्होंने मुझे होप्स दिलाई है कि आपने बड़ा अच्छा काम किया है और पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। ऐसे ही मैं अभी लेफ्टिनेंट जनरल नदीम से भी मिला था, तो उन्होंने भी मुझे काफ़ी अप्रिशिएट किया। अच्छा, ये बताइएगा, जब ये व्हाट्सएप का मसला आया ना सीक्रेसी का, तो तमाम टर्की ने अपनी ऐप जो है वो लॉन्च की। सो क्या हम सोच सकते हैं कि आपकी ऐप जो है इसको भी पाकिस्तान अपने लेवल पे लॉन्च कर दे और पाकिस्तान की एक अपनी ऐप हो ऐसी जिसके बारे में हमें डर ना हो कि डेटा चोरी हो रहा है या चीज़ें जो हैं उनको कोई और ले उड़ेगा? सो इन लाइंस पे भी आपसे किसी ने बातचीत की है या आपने सोचा? जी, मैंने इसके बारे में सोचा था कि पाकिस्तान के मैंने एप्लीकेशन को ऐसे ही डेवलप किया था कि वर्ल्ड वाइड भी इस्तेमाल हो, लेकिन मेन जो ज़्यादा इस्तेमाल हो वो पाकिस्तान में हो। तो इससे ये होगा कि पाकिस्तान का एक नाम वर्ल्ड वाइड भी होगा, कि पाकिस्तान का मिशन वर्ल्ड वाइड भी जा रहा होगा। और अभी तक तो मुझसे इससे रिलेटेड काफ़ी मैंने बात करी है, मैं उस पर भी डिस्कशन चल रही है, और इससे रिलेटेड कि इसको अपग्रेड कैसे किया जाए और आगे कैसे इसको किया जाए। जैसे कि मैं और एप्लीकेशंस भी प्लान कर रहा हूँ आगे लॉन्च करने के लिए अगले साल। अच्छा नबील, मुझे बताएं, आप A ग्रेडर स्टूडेंट हैं, कितना टाइम सिलेबस को देते हैं, टेक्स्ट पर बुक पढ़ते हैं, और कितना टाइम जो है वो अपनी इस हॉबी को देते हैं, एक्टिविटी को देते हैं? जी, मैं काफ़ी टाइम, जैसे अभी जब मैं एप्लीकेशन डेवलप कर रहा होता हूँ तो फिर अभी जैसे पेंडेमिक से मैं एक तरीके से कह सकता हूँ कि मुझे ये फ़ायदा हुआ था कि मैं दिन रात काम करता था। जैसे कि ऑनलाइन क्लासेस होती थी तो साथ साथ ऑनलाइन क्लास लेता था। जैसे कि मैं अक्सर 2-2 ढाई दिन तक जागते रहता था, मैं सोता ही नहीं था। मैं मतलब ऑनलाइन क्लास ली, पढ़ा, फिर कोडिंग, फिर ऑनलाइन क्लास ली, तो मैं जागते रहता था। तो उससे मुझे टाइम मैनेज करने की काफ़ी हेल्प हुई। अच्छा नबील, हमें ये बताएं कि फिजिकल गेम भी आप खेलते हैं, नहीं खेलते? पहले फ्रेंड्स क्या कहते थे, कजन्स क्या कहते थे आपको, अब वो कितने खुश हैं, आपको कितना अच्छा लगता है जब सब अप्रिशिएट कर रहे होते हैं? जी, मुझे काफ़ी प्राउड फील होता है। मेरे कज़न्स, मेरी फैमिली, काफ़ी मेरे पेरेंट्स बहुत प्राउड फील करते हैं मैं जब आप जैसे लोग और मेरे फ्रेंड्स, फैमिली मुझे अप्रिशिएट करते हैं।
और मेरे व्यूअर्स जो हैं वो मुझे अप्रिशिएट करते हैं, तो मेरे पेरेंट्स और मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि मैंने कोई एक अचीवमेंट की है। और मेरे फ्रेंड्स मैं जब एप्लीकेशन बनाता था तो मेरी फैमिली तक को नहीं पता था कि मैं एप्लीकेशन बना रहा हूँ। 2.5 साल तक मेरे फादर को नहीं पता था कि मैं उनके लिए भी एक सरप्राइज़ था ये। अच्छा, बड़े होके क्या करेंगे? सारा कुछ तो आपने अभी कर लिया है 9th क्लास में ही, तो क्या प्लान्स हैं फर्दर? फर्दर मेरे प्लान्स यही है कि जैसे कि मैं इसको एप्लीकेशन को अपग्रेड करूं, अपनी टीम इस्टेब्लिश करूं, आगे जाके अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करके कंपनी इस्टेब्लिश करूं, और जैसे आने वाले साल में इंशाल्लाह मैं एक और एप्लीकेशन लॉन्च करने का सोच रहा हूं सोशल मीडिया से रिलेटेड, तो मैं ऐसी और एप्लीकेशंस भी लॉन्च करूंगा। बिल्कुल ठीक है। वी आर सो प्राउड ऑफ यू। और नबील, आप जैसे कहना चाहिए ना, होप हैं, आप जैसे नौजवान हम लोगों के लिए जैसे कहना चाहिए ना, एक ताकत है, एक कुव्वत है। बिल्कुल ऐसे ही है, और एक उम्मीद है कि जी के जो फ्यूचर है पाकिस्तान का वो बहुत ब्राइट है। बहुत शुक्रिया सैयद नबील हैदरी, आपने सुबह सवेरे वक्त ज्वाइन किया, और क्या जहन है वो देखें। वो कहते हैं कि मैं 5 मिनट भी ज़ाया नहीं करता था अपनी क्लास के दौरान, जो मैं ऑनलाइन क्लास ले रहा था। अल्लाह ताला आपकी हिफाजत करे और आपको कामयाब करे। आमीन आमीन। एंड बहुत सारे बच्चे जो हैं उनको भी अल्लाह ताला नेक करे और इन्हीं रास्तों पे चलने की तौफीक है। हाँ, गेम खेलते रहते हैं, लेकिन अब तो आईटी मिनिस्टर हमारे ने कह दिया है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने, कि उसमें भी फ्यूचर है, मगर कोडिंग इज द रियल फ्यूचर। बिल्कुल ऐसा ही है। और ये बच्चा जो तीसरी क्लास के अंदर एक गेम बना चुका था, कोडिंग कर रहा था, बड़ा मुश्किल काम होता है, कोडिंग समझ ही नहीं आ रही होती। अगर आपने कंप्यूटर का कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा है तो आप अच्छी तरह समझते हैं। मुझे तो कंप्यूटर में कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, तो जिसे कंप्यूटर समझ आता है मैं कहती वाह क्या बात है। लेकिन एक चीज़ मुझे हमेशा से समझ आती थी, और वो थी यार ढाडी इश्क आतिश लाई है। ये वो गाना था, ये वो कलाम था कि जो बचपन में ज़ाहिर हम लोग बहुत सुना है, बहुत ब्रॉडकास्ट होता था। ये पकड़ लेता था, जकड़ लेता था आपकी रूह को भी, आपके दिल को भी, समझ आए ना आए, क्योंकि कुछ अल्फाज आगे मुश्किल थे, तो वो आप लेकिन उसके असर से और उसके तासुर से निकल नहीं सकते। बिल्कुल पुरसोज आवाज़, दिलगीर अंदाज और अपनी मुनफरिद तर्ज के मालिक फोक गुलकार पठान खान को मद्दाहों से बिछड़े 21 बरस बीत गए हैं। सराय की वसेब की पहचान है ये पठान खान, जिन्होंने अपनी सुरीली आवाज़ से कई दहाइयों तक ख्वाजा गुलाम फरीद और शाह हुसैन की काफ़ियाँ, बाबा बुल्ले शाह और मैर अली शाह समेत सूफ़ी शोरा का कलाम गाकर अमन मोहब्बत का पैगाम आम किया। बहुत से उनके कलाम, लेकिन जैसे मैं बार बार कह रही हूँ कि यार डाडी इश्क आतिश लाई है, ये तो एक ऐसा अमर कर दिया उन्होंने इस कलाम को कि आज तक पठान खान की आवाज़ और ये कलाम जो है ये किसी भी इंसान के लिए एक ट्रीट टू लिसन है। सो इनकी आवाज़ में दर्द भी है, एक सुर भी है, एक साज भी उनकी आवाज़ में खुद ही था। बहुत सारे साज की जो है उन्हें मोहताज महसूस ही नहीं होते थे, और उनकी कोई ऐसी कैफियत होती थी कि रकत तारी हो जाती थी। इजाज़त लेंगे आपसे इस दुआ के साथ कि आप शादो आबाद रहें। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। हम दोनों को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। हैव अ गुड डे।